नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज रविवार है और रविवार को रोज सुबह 10 बजे, जी भैया, हर रविवार को रोज सुबह 10 बजे आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या करंट अफेयर्स स्पेशल, जी हाँ दोस्तों, करंट अफेयर्स स्पेशल क्लास होती है। जो कि मैंने आप सभी लोग को बताया है कि आप भारत के किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, मैं यहां कह रहा हूं केवल एक एग्जाम छोड़ करके, क्योंकि इस एग्जाम के बारे में जितना मैं जानता हूं इसको छोड़ करके, इसके अलावा आप इंडिया की किसी भी एग्जाम्स के लिए जाना चाहते हैं और करंट अफेयर्स में खुद को क्या एकदम से ये पूरा सोच के जाना चाहते हैं कि प्रश्न चाहे जो होगा जवाब तो मेरा ही सही होगा। अगर इस मेंटेलिटी के साथ जाना चाहते हैं तो आप इसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो अभी आगे 50 क्वेश्चंस पढ़ाए जाएंगे उनको आप पढ़ लीजिए। ठीक है, देखिए ये आज जो है इस कड़ी में आज का चौथा क्लास है। इससे पहले जो है 3 क्लासेज हो चुकी है। ठीक है, तो जो 3 क्लासेज हुई है इसका मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दिया है। और प्लेलिस्ट मैंने क्या बनाया है, उस प्लेलिस्ट को मैंने इस नाम से बनाया हुआ है, आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा, कि 2024 परीक्षा करंट अफेयर्स 2024 परीक्षा, जो 2024 में आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं उसके लिए जो महत्वपूर्ण यहाँ पर करंट अफेयर्स है इनको यहाँ पर कवर किया जा रहा है। ठीक है, अभी तक तो मैंने जो है अपना लक्ष्य यहाँ पर ये रखा है कि जो आपके सितंबर अक्टूबर तक पेपर होने वाले हैं उनके लिए जो है यहाँ पर इस जो है पूरा एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा। उसके बाद के पेपर के लिए दूसरा प्लेलिस्ट होगा, क्योंकि क्या होता है ना, पीछे के करंट अफेयर्स पुराने हो जाते हैं तो उनको जो है फिर हमारे यूज में नहीं रहते। करंट अफेयर्स की भी एक सीमा है। मैंने एक वीडियो इसीलिए स्पेशल बनाया हुआ है कि कितना करंट अफेयर्स हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, वो मैंने यूपी पीसीएस को ध्यान में रख के, आरओ को ध्यान में रख के बनाया था कि ये सर हर आयोग की अपनी एक आदत होती है, वो अपनी आदत को हर साल दोहरा रहा है। तो उसके आधार पर जो है मैंने इस वीडियो को एक बनाया हुआ है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, आपको वहां दिख जाएगा। इसीलिए करो यार, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना, 1 to ऑल चीजें आपको मिलेंगी। केवल यहां मैं बातें नहीं करता, जो जरूरी की चीज है, जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपके लिए लेकर के आता हूं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप मेरी बातों को समझ गए होंगे और आज के पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो 3 क्लासेज हुई, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, देख लेना। बहुत बड़ी क्लास नहीं है, वो तीनों क्लास आप मुश्किल से बैठोगे तो 1.5 टाइम्स पे अगर आप चलाओगे तो 3 घंटे में, नहीं तो 2 घंटे में खत्म हो जाएगी। 2 घंटे में आराम से, यानी कि 2 घंटे में हो और लगभग 2 घंटे में, ये 2 घंटे से कम में ही। तो मतलब अगर दिन भर में तुम 4 घंटा पढ़ लोगे तो मेरा जो है आप इधर तक का क्या कहते हैं, लगभग करंट अफेयर्स हो जाएगा। फिर इधर तक का भी आपका आगे चलेगा, वो आप बराबर हो ही जाएंगे। अगर आप पीछे तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि दिन भर में 4 घंटा देंगे, आप बराबर हो जाएंगे अभी तक की क्लास के। ठीक है, लेकिन और लेट करोगे तो भैया और दिक्कत, क्योंकि सब्जेक्ट्स बहुत है यार, सब्जेक्ट्स में कुछ पता नहीं है। और हाँ, डेली 10 बजे करंट अफेयर क्या कहते हैं, प्रैक्टिस सेट की क्लास जो चलती है यूट्यूब चैनल पर, अगर सब्सक्राइब नहीं कर लो, कि करीब 35 करंट क्या नाम है प्रैक्टिस क्लासेस चला चुका हूं, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक चीज मैं फिर बता देना चाहता हूं, इसके साथ तुरंत क्लास शुरू करेंगे, कि आप लोग हजारों रुपया, जी भैया, मार्केट में हजारों रुपया दे करके आप लोग तैयारी करते हैं, क्या जा करके ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, तमाम तरह का मंथली मैगजीन आता है वो खरीदते हैं। इन सबको मैं निचोड़ ला करके क्लास में लेकर के आता हूं। ठीक है, बहुत चुनिंदा प्रश्नों को लेकर के आता हूं। आप मेरे क्लासेस देखा करिए, आप खुद समझ जाएंगे क्यों मैं इतना कहता हूं कि आप लोग मेरी क्लास देख लीजिए और निश्चिंत रहिए। आप पेपर पैटर्न देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, मेरे प्रश्न देख लीजिए, किस प्रकार प्रश्न पूछ रहा है वो देख लीजिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और इसीलिए मैं एक बार कहता हूं कि मैं डेली करंट अफेयर्स कभी नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स पढ़ा करके इतना मोटा ब्यौरा तैयार करने से फायदा नहीं है, क्योंकि वो आपके एग्जाम में कभी भी फायदेमंद हो ही नहीं सकता। आप रिवीजन कब करोगे, दिक्कत ये होती है। अब बिना रिवीजन के कोई एग्जाम नहीं निकलता दोस्तों, दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, चलिए आज के पहले प्रश्न के साथ इस क्लास की शुरुआत करते हैं। काफी थोड़ा सा लंबा था लेकिन आपके लिए जरूरी था, क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा विषय है, और चाहे आप जिस एग्जाम की तैयारी करो सबके लिए निश्चिंत होकर पढ़ो। ठीक है, पहला प्रश्न है, चलो भाई आज का पहला प्रश्न है, लेकिन चौथे क्लास का पहला प्रश्न है, लेकिन इस श्रृंखला में 71वां प्रश्न है ये। ठीक है, समझ लो कितना हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने गाजा में आसन मानवीय संकट के प्रति, ठीक है, यानी कि आपको पता है गाजा में दिक्कतें थी, ये आपको पता है, न्यूज में भी था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को सचेत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद का इस्तेमाल किया गया। अब देखो कितना आसान सा प्रश्न है। आपको एक चीज पता होगा कि गाजा में हो रहा है, अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भी न्यूज में था, क्योंकि इसको लेकर के कई देशों ने वहां पर विरोध दर्ज कराया था। ठीक है,
कई देशों ने विरोध दर्ज कराया था कि ये जो हो रहा है, बट अमेरिका वहां थोड़ा सा शांत था, अमेरिका इजराइल को फेवर कर रहा था, ये आपको पता है। तो ये न्यूज में था। अब देखिए, आप जब अधिकारी बनने की अब पेपर दे रहे हैं तो वहां पर जियो पॉलिटिक्स, ये सारी चीजों से संबंधित ऐसे प्रश्न जरूर पूछ लेता है। बहुत ही बेसिक सा प्रश्न कि भैया इसने किस अनुच्छेद का प्रयोग करके सचेत करने का काम किया। बहुत आसान सा पेपर। आपको और चीजें थोड़ी थोड़ी पता ही होंगी कि इजराइल कहां है, गाजा कहां है, क्या मुद्दा था, मैंने अभी आपको बता दिया। चलो देखते हैं क्या है। तो इसका सही जवाब क्या, अनुच्छेद 99। यानी क्या है अनुच्छेद 99, यानी क्या बी इसका सही जवाब है। तो अनुच्छेद 99 जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 99, उसके अंतर्गत ये होता है कि अगर मानवीय संकट जिस पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अगर ध्यान नहीं दे रहा है तो उसके अनुच्छेद 99 का प्रयोग करके उसे विशेष रूप से सूचित किया जाता है कि इस एरिया में यहां पर स्थिति खराब है, इस पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। समझ गए, ये चीज होता है अनुच्छेद 99 के अंतर्गत। ठीक है, तो समझ गए। देखो क्या है, किसी भी ऐसे मामले को सुरक्षा परिषद के ध्यान में लाया जा सकता है जो उसकी राय में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। ठीक है, यानी कि इसका प्रयोग करके हो सकता है कि भैया इस पर ध्यान दो, वरना आप ऐसे आंख मूंदे रहोगे तो विश्व शांति खतरनाक, विश्व शांति तो खतरे में पड़ेगा, साथ ही साथ जो यहाँ पर इतने बढ़िया से कुछ देश जी रहे हैं वो भी नहीं जी पाएंगे। क्योंकि यूरोपियन देशों को देखो तो ये दुनिया मार काटो, ये अपने मस्त रहते हैं, चिल रहते हैं, इनको ज्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि ये सब चीजों से बहुत पहले ही उबर चुके हैं। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। टैक्स इंपेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, देखो यहां पर जानो, टैक्स इंपेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इसने भारत को, प्रश्न को बहुत ध्यान समझिए, करंट अफेयर्स से भी पढ़िए, बहुत कम पढ़ा प्रश्न लेकर के आता हूं, लेकिन इसका एक एक प्रश्न और इसकी जो एक एक चीजें मैं बताता हूं उनको शॉर्ट नोट्स में बना लो भैया। मैं कह रहा हूं जो डेली पढ़ते उनके कंपेयर में तुम्हारा 1/10 होगा। ठीक है, लेकिन ये 1/10 जो तुम्हारा बनेगा उनसे प्रोबेबिलिटी देखोगे उनके नोट से, तो तुम्हारे आने की प्रोबेबिलिटी उनसे 10 गुना ज्यादा भी होगी। ये दोनों चीजें हैं इस क्लास को देख करके, एक तो नोट्स कम, लेकिन यहां से जो प्रश्न पढ़ो उसके आने के चांसेस उनसे 10 गुना ज्यादा है, ये भी चीज होता है। ठीक है, आप कभी देख लीजिएगा। तो टैक्स एम्पेयर्स विदाउट बॉर्डर्स ने भारत को पार्टनर एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में चुनाव किया। यह कार्यक्रम कहां शुरू हुआ, मतलब क्या है, टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने भारत को, ठीक है, क्या हुआ, पार्टनर एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन पूरी चीजें होंगी उसमें एक पार्टनर कंट्री के रूप में चुना। अब ये जिसने जो प्रोग्राम किया था, ये प्रोग्राम कहां शुरू हुआ था, यही आपसे पूछना चाह रहा है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए फटाफट जवाब दीजिए भैया, बताइए क्या होगा। चलिए भैया जवाब दे, तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, सेंट लूसिया में। जी भैया इसका सही जवाब क्या होगा, सेंट लूसिया में। ठीक है, इसे आप लोग आज मैप में जाकर के देख लीजिएगा, आप लोग के लिए एक होमवर्क इस क्लास से कि मैप में जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, ये कार्यक्रम शुरू किया जिसमें भारत को पार्टनर एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में चुना गया। अब भारत पार्टनर एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में काम क्या करेगा ये भी जान लो। इस कार्यक्रम के लिए कर विशेषज्ञ उपलब्ध कराएगी, यानी कि भारत क्या करेगा, जो टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का पूरा अपना एक संगठन, उसमें क्या करेगा, एक पार्टनर के रूप में कर विशेषज्ञ उपलब्ध कराएगा। और यह आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, जो क्या कहते हैं ओईसीडी, और क्या कहते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यानी क्या यूएनडीपी की संयुक्त पहल है। यानी कि जो ये चीजें चल रही इसमें क्या ओईसीडी और यूएनडीपी दोनों मिल करके काम कर रहे हैं। जो टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स में जो सेंट लूसिया में भारत पार्टनर कंट्री में है, और वो क्या करेगा, कर विशेषज्ञ जो है इसके लिए उपलब्ध कराएगा। एकदम क्लियर हो गया, पानी की तरह क्लियर हो जाना चाहिए आपके दिमाग में। इसमें विकासशील देश के कर प्रशासन को टैक्स ऑडिट ज्ञान और कौशल के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करेगा। और देखो क्या है, लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच, इसका जो पूरा कार्य करने का सिद्धांत होगा ना, इससे पूछ सकता है प्रश्न कि ये काम किस बेसिस पे करेगा। तो इनका अप्रोच क्या होगा, लर्निंग बाय डूइंग, मतलब सीखेंगे करके, मतलब हम लोग करके सीखेंगे, इस अप्रोच के साथ ये होगा। समझ गए कि ये पूरी प्रोग्राम इस तरह से है, क्योंकि आपको पता है अभी इंडिया के देखिए टैक्स, इंडिया आपको मैं बता दूं कि यहां पर जिस हिसाब से टैक्स सिस्टम में सारी चीजें हैं बहुत ही ज्यादा सुदृढ़ है। ठीक है, इसी सुदृढ़ता को अन्य देशों में पहुंचाने से कई देशों की तुलना में, कई देशों में क्या है ना कि वहां टैक्स सिस्टम बहुत ही फ्लॉ है, उसमें इतनी कमियां कि लोग फायदा उठा लेते हैं, बड़े बड़े जो लोग होते हैं, और गरीबों पर भार पड़ जाता है, इससे वहां पर असमानता भी बढ़ रही है। तो जब आपका टैक्स सिस्टम अच्छा होगा तो इस चीज में कमी आती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है इन देशों द्वारा प्रदान की जाएगी, जो विकासशील देश इससे ग्रसित है उनको बाहर निकाला जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
विश्व बैंक ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, निजी पूंजी जुटाना के लिए प्रवासियों के वित्त का लाभ उठाना। ठीक है, ये शीर्षक है, इतना दूर इसका शीर्षक है। एक वार्षिक रिपोर्ट जारी की जिसके संबंध में सत्य कथन है। चलो बताओ भाई, यहां पर 3 कथन दिया गया, तीनों कथन पढ़ो और जवाब दो, बताओ क्या सही होगा। ठीक है, ये मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं ना, कुछ लोग पढ़ते रहते हैं, उनको करंट अफेयर्स पढ़ना पसंद होता है, अच्छी चीज है, पढ़ते रहते हैं या कहीं ना कहीं पढ़े रहते हैं, या उनकी आदत होती है कि आज का करंट अफेयर्स आ रहा है हम कहीं ना कहीं देखें। ठीक है, तो अगर वो सब पढ़ रहे हैं तो ये पहले प्रश्न के रूप में लेकर के आते हो कि तुम ट्राई करो, क्या तुम जो पढ़े तुम्हें याद है, नहीं याद है तो देखो, या तुमने पढ़ाई की है तो ऐसे प्रश्न तुम्हें मिले थे कि नहीं मिले थे, नहीं मिले तो ऐसे प्रश्न भैया आते हैं, पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें आपको जानने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा भैया, और ये क्लासेस देखनी पड़ेंगी, तभी आपने आपको यहाँ केवल नाम से दृढ़ता नहीं है, यहाँ काम भी दृढ़ता वाला है। ठीक है, आपके लिए मैं मेहनत करता हूं जब तक आप मेरे साथ जुड़े हो, ये जान लो। चलो देखते हैं इनमें से क्या सही है। इस वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2022 की तुलना में 2022 में 23 में 22 की तुलना में 23 में विश्व में रेमिटेंस के मामले में $860 बिलियन भेजे जाने का अनुमान है, जो 3% अधिक है। कितना प्रतिशत भैया? 3%। तो यानी कि पहला कथन आपका सही हो गया। ठीक है, और बताऊंगा इसके बारे में। दूसरा क्या, सबसे अधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाले देश भारत। भारत में कितना भैया? 125 बिलियन अमेरिकी डॉलर। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन है? मैक्सिको है, जहां पर कितना? 67 बिलियन डॉलर। और तीसरे नंबर पर चीन है, जो कितना? 50 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर है। तो सबसे अधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाले देशों में मैक्सिको प्रथम कह रहा है, गलत हो गया। भारत प्रथम, मैक्सिको द्वितीय, चीन तृतीय स्थान पर है। ठीक है, उसके बाद क्या है? सबसे अधिक रेमिटेंस का स्रोत संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके बाद सऊदी अरब है। ठीक है, उसके बाद 2024 में निम्न और मध्यम आय देश में, निम्न और मध्यम आय देश में दक्षिण एशिया, मतलब एक कैटेगरी होती है, जैसे देशों का जब अलग अलग देशों के कैटेगरी होते हैं, उसे एक कैटेगरी क्या है? निम्न और मध्यम आय देश। ठीक है, उस कैटेगरी वालों में जो दक्षिण एशिया है उसमें रेमिटेंस में सर्वाधिक वृद्धि, यानी कितना? 89 बिलियन डॉलर, इतने वृद्धि होने का अनुमान है। और इस वृद्धि का रीजन क्या होगा कि भारत को अधिक रेमिटेंस प्राप्त होगा, क्योंकि भारत, आपको पता है कि भारत की बहुत बड़ी आबादी, आपको पता है, अमेरिका, सऊदी अरब, उसके बाद क्या है? ओमान, दुबई, इन सारे कंट्रीज में, यूएई, ठीक है, यहां रहती है। तो यहां से बहुत अच्छा खासा रेमिटेंस आपको इंडिया को प्राप्त होगा। इससे संबंधित प्रश्न मैं पीछे भी करा चुका हूं, इसे लेकर रहा हूं जी। चौथी क्लास, इससे पहले के 3 क्लास देख लो, ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो, दूसरा कथन क्या? सबसे अधिक रेमिटेंस भेजने वालों में पहला देश सऊदी अरब और उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो तीसरा सही, यानी क्या? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भेजने में 3% की वृद्धि हुई है। अच्छा, ओके, और सबसे अधिक रेमिटेंस संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके बाद सऊदी अरब है। ठीक है, उसके बाद, अरे गलत है, तीसरा गलत है, तो यहां पर क्या होगा? केवल एक, उल्टा मैंने लिख दिया है। पहला स्थान भैया संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, उसके बाद सऊदी अरब है। ठीक है, उसके बाद सऊदी अरब है, तो माफ करेगा, तो यहां पर केवल पहला सही है। ठीक है, आप ध्यान से इसे फिर से पढ़ सकते हैं कि पहला कौन सा भैया? संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद सऊदी अरब। तो मैंने उल्टा लिख दिया था, प्रश्न में उल्टा था, तो इसलिए इसका जो है सही जवाब केवल एक होगा। क्लियर? अब ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट इसलिए न्यूज में है क्योंकि अभी वर्ल्ड लेवल पर ऐसी चीजें आ रही हैं कि कितने देशों की अर्थव्यवस्था केवल रेमिटेंस जो भेज रहे हैं उससे। रेमिटेंस क्या होता है? जैसे मान के चलो कोई आपकी इंडिया के बाहर कमाने गया तो क्या करता है? भारत पैसा भेजता है, तो जो पैसा भेजता है उसे रेमिटेंस कहते हैं, क्योंकि वो अपने देश का होकर दूसरे देश में रह रहा है और दूसरे देश में रह करके वो अपने लोगों के लिए पैसा भेज रहा है। तो वो जो पैसा आता है वो हमारी जीडीपी के लिए क्या करता है? ग्रोथ करता है। एक तो उससे फायदा क्या होता है? एक तो हमारी जो अर्थव्यवस्था में जब डॉलर आ रहा होता है तो उससे क्या होता है? हमारी रुपया मजबूत होती है, क्योंकि डॉलर इंडिया आ रहा होता है। दूसरा क्या होता है? इससे हमारे देश की जो ओवरऑल जीडीपी है वो एफडीआई एफपीआई के थ्रू जो है मजबूत हो रही होती है। ठीक है, तो काफी सारे फायदे हैं। और दूसरे देश में तुम कमा के इंडिया भेजोगे तो आ तो इंडिया में रहा ना, एटलीस्ट टैक्स तुम वहां दे, तो उससे क्या हुआ? तो इंडिया में रहा है, ये भी तो फायदा है भाई। कट के आ रहा है लेकिन आ तो रहा है, मैटर वही कहता है ना। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भीम यूपीआई क्यूआर क्या है? भीम यूपीआई क्यूआर के जरिए भारत में सीमा पर, कहां पर भैया? सीमा पर फंड ट्रांसफर करने की अनुमति निम्न में से किस देश को नहीं है? यहां पर ध्यान से पढ़िएगा। भीम यूपीआई क्यूआर, आपको पता है कई देशों के साथ भारत ने जो है इस पर
समझौता किया है, जिसमें सीमा पार फंड ट्रांसफर, यानी कि सीमा पार फंड ट्रांसफर से आप समझ क्या रहे हो, मैं बता दूं। आप रेमिटेंस भेजते हो, रेमिटेंस भेजने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, रेमिटेंस भेजने के लिए आप जो है अपने उस देश से इस देश में पैसा भेजते हो, ठीक है। तो क्या होता है, आप किसी बैंक के थ्रू भेजोगे, लीगल चैनल की तरफ भेजोगे, इलीगल चैनल का एक रूप क्या, हवाला। हवाला एक रूप होता है जिसमें क्या होता है, बाहरी देश को पैसा इंडिया में जो है आता है, और हवाला में क्या होता है, जैसे तुम 3 लाख भेजोगे तो हवाला के जरिए वो 2,70,000 2.5 लाख जो है इंडिया पहुंचता है। क्योंकि 50,000 30,000 40,000 ये लोग अपना कमीशन ले लेते हैं, क्योंकि इनको भी बांटना पड़ता है, ठीक है। पूरा चैनल बनाओ हवाला का। तो जितने जिसके साथ नहीं है, तो चलिए यहां पर देखते हैं, ध्यान समझिएगा। सिंगापुर, नाम देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, मॉरिशस, नेपाल, भूटान, ये जो देश है इनसे क्या सीमा पार फंड ट्रांसफर की अनुमति क्यूआर के जरिए है। तो इनमें एक आपको नाम नहीं मिल रहा जिस प्रश्न से, वो नाम क्या है, श्रीलंका। यानी कि इसके जवाब में क्या, श्रीलंका से भैया हमारा नहीं इस प्रश्न के हिसाब से, लेकिन इन सबसे है। देखो क्या होता है, जैसे आप जब बैंकों से रेमिटेंस भेजते हैं, जो मैंने बताया, तो काफी महंगा पड़ता है। ये कुल रेमिटेंस जितना पैसा भेज रहे उसका करीब 12% ये जो है खर्च के रूप में ले लेते हैं। यानी कहते हैं कि आप अगर भेजो तो 12% हमारा सर्विस चार्ज हो जाएगा, सर्विस के रूप में, क्योंकि ये हमारी जरूरत है। उसके बाद अगर आप डाकघर से भेज रहे हो तो 7% मनी ट्रांसफर ऑपरेटर से, 5.3%, और मोबाइल ऑपरेटर से क्या 4.1%। तो ये सबसे सस्ता तो मोबाइल ऑपरेटर है, लेकिन आप सोचो फिर भी 4.1% आपको पैसा दे देना पड़ता है। हवाला में इतना नहीं देना पड़ता, हवाला में बहुत कम ही देना पड़ता है, इसलिए आता है। लेकिन हवाला से ज्यादातर वही करते हैं ना जो बहुत ज्यादा इलीगल करते हैं, मतलब उनके पास दिखाने को कुछ होता नहीं है कि ये पैसा आया कहां से। क्योंकि कल को आपसे पूछ सकता है ना कि आप पैसा तो भेजो लेकिन आप वहां कर क्या रहे हो। तो ये सब जिनको एकदम से दिक्कत होती है वो जाते हैं हवाला के जरिए, क्योंकि हवाला बहुत सेफ नहीं है, नॉर्मल आदमी बहुत डरता है हवाला से, ठीक है। भारत में सड़क नेटवर्क के संबंध में सत्य कथन, चलो भैया अब इसे आप चाहे स्टेटिंग मान लो चाहे करंट अफेयर्स मान लो, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछ लेता है, अलग तरीके से पूछ लेगा चाहे सीधे पूछ लेगा। भारत विश्व का तीसरा, क्या कह रहा है, भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश है। चलो मैंने ये अपनी प्रैक्टिस क्लास में ये पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि भारत कौन सा देश है, और क्योंकि एक प्रश्न आया था कि प्रादेशिक मार्गों के मामले में राज्यों की क्या स्थिति है, वो मैंने 2 क्लास या 3 क्लास पहले ही कराया हुआ था, 33 या 34 नंबर प्रैक्टिस क्लास थी, उसी में ये प्रश्न था। वही कह रहा भैया सुबह 10 बजे वो जो क्लास चलती है ना वो देख लो, मैं कहता हूँ पूरा सिलेबस वहां कवर करता हूँ, विज्ञान, करंट अफेयर्स, यूपी जीके, यहाँ तो पढ़ा ही रहा हूँ अलग से, लेकिन वहां पर भी उन चीजों को पढ़ाता रहता हूँ जिससे प्रैक्टिस बनी रहे, चीजें यहाँ पढ़ा रहा हूँ रिवीजन हो जाए, नहीं अगर यहाँ नहीं आ रहा तो वहां मिल जाए, कहीं ना कहीं मिल जाए, चीजें मेरा काम है आपसे छूटे ना, क्योंकि मैं छोड़ने नहीं देता हूँ, क्योंकि मेरे चैनल का नाम ही नहीं, मेरा काम में भी दृढ़ता आपको दिखेगी, ठीक है। सड़क नेटवर्क केवल 2% ही राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत आता है, जो अकेले कुल ट्रैफिक का 40% भार वहन करता। आइए चलिए देखते हैं क्या है सही जवाब आगे स्लाइड में। ओके, केवल एक केवल दो, एक दो, तो चलिए इसका सही जवाब क्या है कि 67.71 लाख किलोमीटर के सड़क नेटवर्क के साथ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। यानी कि इंडिया 67.71 लाख किलोमीटर के साथ वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क कंट्री है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग केवल 2% भाग रखते हैं, परंतु 40% ट्रैफिक का वहन करते हैं। यानी कि आपको पता है प्रादेशिक राजमार्ग अलग होते हैं, नेशनल राजमार्ग अलग होते हैं, तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो केवल 2% ओवरऑल कर रखते हैं, लेकिन अगर देखा जाए ट्रैफिक तो उसपे पूरी ट्रैफिक इंडिया का अकेले 40% होता है, ठीक है। तो यहां पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, केवल 2। जी भैया क्यों, क्योंकि केवल 2% होता है, ये दूसरा नहीं, ये तीसरा नहीं, सेकंड है, ठीक है, क्लियर। और चलो एक आखिरी पॉइंट, इसके बाद इस अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। वित्त वर्ष 2021-22, जी भैया जो डाटा भी इकोनॉमिक सर्वे में आया था उसके अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण 29 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से हो रहा है। ये आपको जानना चाहिए। हो सकता है ये पॉइंट आपके जब जीएस मेंस पेपर में जाओ तो मेंस पेपर में आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत फायदा करेंगे। देखो ये सारी चीज जो बताता हूं ना इसको आज तुम लिख लोगे, कुछ लोग कहेंगे सर ये क्वेश्चन में नहीं आया। यार मेरी एक बात जानकर चलो, आपको केवल प्री ही नहीं देना होता है माय डियर, आपको प्री के बाद मेंस जैसे पेपर से भी गुजरना होता है। और ये सारे जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स होते हैं, सारे जो पॉइंट्स होते हैं ना, आज पढ़े रहोगे कल यही दिमाग में तुम्हारे क्लिक करेगा, यही तुम्हारे नंबर को आगे बढ़ाएगा। क्योंकि जब तुम मेंस लिखने जाते हो पता नहीं तुम कितना जानते हो, लेकिन जिस दिन मेंस लिखने जाओगे ना मेरे दोस्त, उस दिन ऐसा ही पॉइंट्स तुम्हें जो है दूसरों से अच्छा बनाएंगे, तुम्हारे नंबर को ग्रोथ कराते, ठीक है। आप किसी कॉपी को अगर आपने लिखा हो तो अलग बात है, नहीं लिखा तो एक बार देखिए कि मेंस में किस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये सब पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझो, यही सब पॉइंट्स आप जब ऐड ऑन करोगे आपका मेंस में भी अच्छा नंबर बनेगा, क्योंकि केवल प्री से आपको तो अधिकारी नहीं बनने वाले हो, ये आपको भी पता है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर
कि किस मंत्रालय ने अलग अलग राज्यों में लॉजिस्टिक्स, ठीक है, लीड्स रिपोर्ट 2023 जारी की, बताइए। चलो बताओ, लॉजिस्टिक्स क्या नाम है? अलग अलग राज्यों में लॉजिस्टिक्स जो एक लीड्स रिपोर्ट है, इसका इस रिपोर्ट का नाम क्या है? लीड्स, ठीक है, लीड्स रिपोर्ट जारी की जो लॉजिस्टिक्स से जुड़ा हुआ, ठीक है, बताइए। जो 2023 के लिए, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि 2023 का है तो 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो किस मंत्रालय ने की भैया? वाणिज्य नीति वियोग या ये। तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब किया, आइए देखते हैं। ये सब प्रश्न नहीं पता बहुत दिक्कत होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, तो यहां पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भैया? क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इसे जारी किया। आइए देखते हैं क्या है इससे। ये जो रिपोर्ट जारी किया गया है, जो विश्व बैंक भी इसी तरह का एक रिपोर्ट जारी करता है, जो क्या होता है? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है, ये सभी देशों के तर्ज पर होता है। इसी की तर्ज पर ये पूरा लीड्स कार्यक्रम करता है। यानी कि वर्ल्ड बैंक जो एलपीआई के अंतर्गत जिस चीजों का प्रयोग करके चीजों को आंकता है, सेम वही आकलन का तरीका आपके वाणिज्य उद्योग मंत्रालय जो लीड्स रिपोर्ट आती है उसको अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। अब देखो इसकी शुरुआत कब हुई है? 2018 में, ठीक है। यानी कि क्या है? ये लीड्स की शुरुआत 2018 में हुई, जो सर्वेक्षण होते हैं उस पर होता है, ठीक है। देखो विश्व बैंक की 2023 की जो रिपोर्ट थी, इसमें 139 देशों में भारत को 38वां स्थान मिला था। यानी कि जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स आया था विश्व बैंक का, कुल 139 देश उसमें, जिनमें से भारत को 38वां स्थान मिला था। यानी कि भारत जिस हिसाब से जनसंख्या, जिस प्रकार से इसके पास अपॉर्चुनिटी, उसके बावजूद ये काफी पीछे है अभी भी, ठीक है। इसमें राज्य देखो, ये जो आपका लीड्स का आया है, इसमें लीड्स में देखो राज्यों को अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। एलपीआई और लीड्स में कंफ्यूज मत होना, ये एलपीआई के बारे में, लेकिन ये जो है आपका लीड्स के बारे में, ठीक है। कंफ्यूज मत होना इसलिए बता रहा हूं। इसमें जो है राज्यों क्या? अचीवर्स, फास्ट मूवर्स, एस्पायर्स, इन 3 कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद इसके बाद इन्हें अलग से और बढ़ाता है। ये तटीय राज्य हैं या फिर स्थल रुद्ध राज्य, यानी कि अलग अलग देशों से राज्यों से घिरे हुए हैं, पूर्वोत्तर तरह के राज्य हैं या फिर केंद्र शासित राज्य हैं, इसकी भी अलग अलग स्थिति के हिसाब से स्थान दिया जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो है, यहां पर देखो उत्तर प्रदेश अभी अचीवर्स की श्रेणी में शामिल है। देखो हर कंट्री का कहीं ना कहीं एक स्थान तो होगा, लेकिन यहाँ पर यूपी का बता दिया क्योंकि यूपी का मैंने कहा जान लो। तो यूपी जो अचीवर्स की स्थिति में है, तो यहाँ पर अचीवर्स सबसे अच्छा है, फिर फास्ट मूवर्स, फिर एस्पायर्स होता है। तो अचीवर्स यानी कि इंडिया यूपी अच्छे कैटेगरी में। बाकी उसके अंतर्गत भी इस आधार पर राज्यवार भी इस प्रकार से क्या होता है? बाय क्लासिफिकेशन होता है, जो नीचे लिखा ऊपर लिखा। क्लियर? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में मछली उत्पादन के संबंध में सत्य कथन है। अभी आप लोग देख रहे होंगे चुनाव हो रहा है, चुनाव के बीच में मछली का काफी शोर था, तो भैया आयोग क्या कर लेता है? कुछ ऐसी चीजों को उठा देता, आदत है उसकी, ठीक है। वो ऐसे तुम्हें डायरेक्ट नहीं लगेगा, वो प्रश्न पूछ लेगा, फिर तुम कहोगे हाँ ठीक है मछली का तो कहीं ना कहीं रहा ही होगा, लेकिन अब उठा दिया तो तुम बताओ क्या होगा। आपको पता है ना कि मछली के ऐसे संबंधित प्रश्न वो पूछ लिया था। बताइए, 3 ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन को देखिए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए देखते हैं क्या होगा इसका सही जवाब। ये रहा स्लाइड, बताइए। चलिए तीनों प्रश्न, तीनों पढ़ लिए कथन, ये देखिए। तो सभी सत्य है भैया, यानी कि यहां पर जो तीनों के तीनों सत्य, यानी कि क्या? डी हो जाएगा सत्य। यानी कि पहला क्या कह रहा है? अंतरदेशीय, अंतरदेशीय यानी कि जो समुद्र पे नहीं बल्कि देश के अंदर ही जो अलग अलग तालाब से या अलग अलग स्थानों पर जो मछली उत्पादन होता है, उसमें क्या भारत ने चीन को पीछा छोड़ते हुए क्या शीर्ष देश होने की, यानी कि भारत अब नंबर 1 पर आ गया है अंतरदेशीय मछली उत्पादन के मामले में, चीन को पीछे छोड़ते। पहला कथन, भारत मछली उत्पादन के मामले में शीर्ष 3 देशों में शामिल है। जी भैया, यानी कि टॉप 3 कंट्रीज में आपका इंडिया भी आता है। किसमें? मछली उत्पादन के मामले में, ओवरऑल मछली उत्पादन के मामले में। पिछले 9 वर्षों में अंतरदेशीय मत्स्य उत्पादन में 2 गुना हुआ है। यानी कि अंतरदेशीय जो यहां पर हम शीर्ष पहुंचे हैं, इसका रीजन ये है कि पिछले 9 वर्षों में हमारी जो उत्पादन थी उसमें 2 गुना, यानी क्या 2 टाइम्स का क्या हुआ? वृद्धि हुआ है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सोचो कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर आपके लिए आ रहे हैं। फिर कह रहा हूं दोस्तों, बहुत बड़ी क्लास ना होती है ना, मैं बहुत ही ज्यादा नोट्स बनवाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कहता हूँ जो पढ़ा रहा हो पढ़ाओ, क्योंकि बहुत चुन करके, बहुत सोच समझ करके आपके लिए लेकर के आता हूँ। डेली करंट अफेयर्स पढ़ाना इसलिए मैं बार बार मना करता हूँ दोस्तों, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ोगे तो 365 दिन में बहुत मोटा हो जाएगा और रिविजन करने में तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। तो उससे थोड़ा सा बचो, बहुत जरूरी हो पूछो, क्योंकि आईएएस की बात अलग है, वहां पर तुमने रोज आर्टिकल पढ़ना होता है। यहाँ पर तुम अगर रोज आर्टिकल ना भी पढ़ो फिर भी मेंस निकल जाता है, ठीक है। तो ये अंतर होता है। चलो अगला प्रश्न है, जीएसटी अपीलीय अधिकरण
के अध्यक्ष, ठीक है, एवं सदस्यों की आयु, ठीक है, अध्यक्ष सदस्यों की आयु की सीमा को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर जो दूसरा संशोधन हुआ है 2023 विधेयक में, अब कितना कर दिया गया, यानी कि इनकी आयु को कितना कर दिया गया है, जवाब दीजिए। चलिए बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिए। कितना आसान सा प्रश्न है बताइए। यानी कि जो अध्यक्ष की आयु 67 है तो सदस्यों की भी 67 है, या 67 है, 70 है, 70 है, 67 है, 70 और 70 है ना। इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि देखो अभी ऐसे इजी प्रश्न, अब ये इजी प्रश्न है, अगर आपको पता है जवाब दिया, आगे बढ़ गए, इसमें कुछ नहीं आपको करना है, ठीक है। आप देखो ये भी जान के चलो कि इसमें दूसरा संशोधन हुआ है, इस केंद्रीय क्या कब हुआ है, 2023 में हुआ है, तो ऐसी सारी चीजें आपको जाननी होती है। देखो इस संशोधन के द्वारा अब अध्यक्ष एवं सदस्यों की आयु जो 67 से बढ़ करके क्या 70 हो गई, यानी कि अध्यक्ष अब 70 तक रहेगा और जो सदस्य हैं वो 67 तक रहेंगे। पहले यही 67 और 65 था, पहले यही 67 और 65 था, जो अब बढ़ करके क्या 70 और 67 हो गया है। तो यहाँ इसका सही जवाब क्या होगा, 70 और 67। ओके आगे देखते हैं। इस अधिकरण में कुल 4 सदस्य होंगे, यानी कि जो ये अधिकरण बनाया जाएगा, जो ये अधिकरण है क्या नाम है, जीएसटी को लेकर के, कि जब अपील करना हो, ठीक है, यहाँ पर ट्रिब्यूनल की बात हो रही है, इसमें 4 सदस्य होंगे, जिसमें एक अध्यक्ष होगा, एक न्यायिक सदस्य होगा और 2 तकनीकी सदस्य होंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि जीएसटी में संशोधन हुआ है, इसके जिस में संशोधन हो वो भी जानने वाली चीज है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना मत, कहीं से भी जाने मत देना। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने कुछ विशिष्ट श्रेणियों में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के जरिए लेन देन की सीमा को बढ़ाया है, इसके संबंध में सत्य कथन क्या है बताइए। चलिए इसके संबंध में सत्य कथन क्या है, यहां पर 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, 1 2 3, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, बताते चलिए भैया। देखिए ये वो क्लासेज है ना दोस्तों जहां आपको सीखने को बहुत मिलेगा, ठीक है, इसलिए आप लोग हड़बड़ाइए मत, यहां पर आप लोग सीखने के लिए आइए। मैं बार बार कहता हूं करंट अफेयर्स को आप रट नहीं सकते, करंट अफेयर्स को कभी रटिए मत, इसे सीखिए, इसे मतलब इस तरह से करिए कि देखो करंट अफेयर जब तुम पढ़ते हो ना तो ऐसा होता है कि अच्छा ये होगा, अच्छा ऐसा हो रहा, एग्जैक्टली जब तुम करंट अफेयर्स को इस बेसिस पे पढ़ोगे ना तो तुम बहुत आसानी समझोगे और तुम्हें पढ़ने में बहुत मजा आएगा। ये करंट अफेयर्स जान के चलो, रोज कुछ ना कुछ होता है, रोज आदमी को अंदर थोड़ी सी जिज्ञासा है ना, तो करंट अफेयर्स के लिए फेवरेट हो जाता है। जिज्ञासा बस थोड़ी भर रखो। तो इसमें क्या है, लेन देन की सीमा बढ़ाएगी, पहला कह रहा है, दूसरा कह रहा है, तीसरा कह रहा है। तो आइए जानते हैं क्या है इसके सही कथन। देखिए क्या कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक ने अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को यूपीआई से भुगतान करने की अधिकतम सीमा को प्रति भुगतान जो 1 लाख था उससे बढ़ाकर 5 लाख करने का प्रस्ताव किया है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, 5 लाख करने का प्रस्ताव किया है, तो 1 लाख से 10 लाख नहीं भैया, गलत हो गया, ये केवल 5 लाख अभी करने का प्रस्ताव है कि आप अगर क्या इन संस्थानों में जाते हैं, क्या शैक्षणिक या अस्पतालों में, तो आप एक साथ 5 लाख तक का यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे। इस तरह के प्रस्ताव को जो है भेज दिया गया है आरबीआई के पास। जिस दिन आरबीआई हामी भर देगा ये अलाउ हो जाएगा, ठीक है। उसका दूसरा क्या है, केवल 2 और 3, यानी केवल 2 और 3 कथन सही है। तो 2 और 3 कथन क्या है, 2 और 3 कथन यहां पर यह है कि यूपीआई से प्रति भुगतान लेन देन की अधिकतम सीमा रुपए 1 लाख है। जी भैया, ये भी रिसेंटली हुआ था 50,000 से बढ़ा करके। देखो यहां समझो, तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे। बीमा, पूंजी बाजार, ईएमआई जैसी कुछ श्रेणियों के लिए प्रति भुगतान लेन देन की अधिकतम सीमा 2 लाख की गई है। तो देखो यहां पर आपको होगा कि 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, ठीक है, क्या है, 1 लाख, 2 लाख और 5 लाख। तो ये किन किन चीजों से जो है ये चीजें हैं जो नई चीजें यूपीआई के अंतर्गत लाई गई हैं। तो अब तुम समझ जाओगे कि 1 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दिया गया। अब जो यूपीआई से प्रति भुगतान 1 लाख हो सकेगा और उसके बाद 2 लाख आपका क्या हो जाएगा कि प्रति भुगतान जो बीमा, पूंजी बाजार, ईएमआई सी चीजों में है, तो उसमें क्या आप 2 लाख तक का इकट्ठा कर सकेंगे। तो केवल 2 और 3 यहां पर सही, यानी कि 20 का सही जवाब है, ठीक है। क्लियर, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्लास अच्छी लग रही हो भैया, इस प्रश्न के बढ़ने के साथ आप सब्सक्राइब कर दो अगर क्लास अच्छी लग गई हो। यहाँ पर स्टैटिक, करंट अफेयर सब कुछ चलता है भैया, क्योंकि करंट अफेयर संबंधित जो चीज़ आपकी स्टैटिक के लिए इंपॉर्टेंट, जो चीज़ आपकी तैयारी के लिए जरूरी, सब यहीं पाओगे। अब ये प्रश्न देख लो, इसे तुम स्टैटिक रखोगे, करंट अफेयर्स रखोगे, आप डिसाइड करो। मैंने जब एक वीडियो बनाया था करंट अफेयर्स कितना पढ़ना, उसमें आपको बताया भी था कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें ये अंतर कर पाना मुश्किल हो जाता है कि इन्हें करंट अफेयर्स में रखा जाए कि इन्हें जो है क्या कहते हैं स्टैटिक में रखा जाए, क्योंकि वो एक दूसरे से इतना जुड़े होते हैं। वो न्यूज में इसलिए पूछ लिया गया, इस प्रकार के पूरे चांसेस होते हैं। अब पूछने का कारण होता है कि उसके बेसिक चीजों को पूछ लेता है, कि आपको पता होना चाहिए। तो बताइए 1 2 3 4, चारों में से क्या सही है,
बताइए फटाफट बताइए, वरना मैं जवाब दे रहा हूं। चलिए आपके पास ये रहे 30 सेकंड, बताओ 30 सेकंड में आप लोग को जवाब देना, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आइए दोस्तों देखते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार 2018-19 से लेकर के 22-23 तक पिछले 5 वर्षों में दूध उत्पादन में कितने, दूध उत्पादन में 22.81% की वृद्धि हुई है। इसमें उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर, राजस्थान द्वितीय स्थान पर योगदान देता है। तो दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है, चलो पहला कथन सही, ठीक है। और दूसरे स्थान पर कौन है, राजस्थान है। दूसरा अगला क्या कह रहा है, अंडा उत्पादन में 23.31% की वृद्धि हुई है। इसमें आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान रखता है, तमिलनाडु द्वितीय स्थान रखता है। तो अंडा उत्पादन देखते हैं, अंडा उत्पादन ये रहा आपका, इसमें आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। चलो भैया ये भी पॉइंट सही हो गया। अगला क्या कह रहा है, मांस उत्पादन में 20.39% की उत्पाद वृद्धि, यानी कि आप देख लो इंडिया ही है जो इतनी तरह की आप राजनीतिक चीजें सुनते हो कि ये फला ढिमकाना, राजनीतिक को छोड़ो, बार बार कहता हूं राजनीतिक लोगों के मत जाओ, आप स्टेटिक पढ़ो, क्या सच्चाई है। देखो इतनी वृद्धि हुई है मांस उत्पादन में इंडिया में। इसमें उत्तर प्रदेश को, जहां सबसे ज्यादा राजनीति होती है, वही सबसे पहले स्थान पर है। उसके बाद पश्चिम बंगाल है, ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या है यहां पर, मांस उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर, बिल्कुल सही बात होगी। अगला क्या है, ऊन उत्पादन में कमी आई है। देखो इंडिया में ऊन उत्पादन में कमी आई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राजस्थान जिसमें सबसे अधिक करता है उसका जम्मू कश्मीर करता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ऊन उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान रखता है, ये भी बात सही है। तो यहां पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी कि सभी कथन सत्य हैं। तो इस चीज को आप रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एकदम लेटेस्ट डाटा है आपके सामने, जिसको मैंने आपके सामने रख दिया कि अब आपके दिमाग में कहीं से भी इफ और बट नहीं होना चाहिए। आपके पेपर में अगर आएगा और पूछेगा लेटेस्ट डाटा के आधार पर, ठीक है, जो मार्च 2022-23 फरवरी 2023 के बीच का आधार है, तो पूछेगा तो ये डाटा आपके बिल्कुल सही हैं और यहीं पर आपके जवाब बनेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर, नेशनल जियो साइंस डाटा रिपोजिटरी पोर्टल की शुरुआत किसने किया। चलो बताओ भैया, ये नेशनल जियो साइंस डाटा रिपोजिटरी पोर्टल, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, आइए देखते हैं। तो जितने लोगों ने यहां पर क्या, खान मंत्री, जी भैया खनन मंत्री या खान मंत्री कह दीजिए, प्रहलाद जोशी ने इस पोर्टल का शुरुआत किया। यानी कि क्या होगा, प्रहलाद जोशी ने, जो हमारे देश के क्या है खनन मंत्री, इन्होंने इसकी शुरुआत की। नाम क्या है, नेशनल जियो साइंस डाटा रिपोजिटरी पोर्टल, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछता है। इस राष्ट्र खनिज अन्वेषण नीति 2016 का एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया। यानी कि 2016 में एक नीति आई थी, वो क्या था, राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति, जो माइनिंग होती है उसके संबंध में। इस पोर्टल, देखो ये जो पोर्टल जो आप देख रहे हो, इसके विकास की जिम्मेदारी किसको दी गई है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को। तो यहां से पॉइंट बन सकता है, कथन वाले पूछ सकता है कि एक तो ये पूछ लेगा प्रश्न में क्या, कि इसकी रिपोजिटरी की पोर्टल प्रहलाद जोशी ने की थी। दूसरा पूछ लेगा कि इस पोर्टल की पूरी जिम्मेदारी जो है क्या भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के पास है, हाँ या नहीं। आपको कथन पूछ लेगा, आपके पास जवाब होना चाहिए। तो जब ऐसे क्लास पढ़ोगे तो जवाब होगा, केवल वो टिक टिक वाला पढ़ लोगे कि हाँ ये सही ये सही ये सही, तो वहां जाके छक्के छूट जाएंगे कि यार ये तो पढ़ा था लेकिन ये मैं सर ने बताया नहीं था। तो उनके भरोसे मत रहो, वहां पढ़ो जहां तुम्हें जानकारी मिले, ऐसा पढ़ो कि तुम जानकार बनो। क्योंकि प्री, भैया बार बार कर रहा हूं, प्री क्वालिफाई करना इज मोर हार्ड देन मेंस। क्योंकि प्री में जिस हिसाब से छटैया कर रहे हैं ना, इतना मेंस और इंटरव्यू में छटैया नहीं कर रहे हैं। तो प्री बहुत कठिन है भैया, इसलिए प्री पर ज्यादा ध्यान दिया करो, ठीक है। बाकी मेंस भी ध्यान देना है। उसके क्या, यह देश की अधिक हिस्से को खनिज अन्वेषण के दायरे में, साथ ही अन्वेषण में तेजी लाएगा और अन्वेषण को आसान बनाएगा। तो इस पूरे पोर्टल को लाने का मेन लक्ष्य यही है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, ये तो आपको बेसिकली ज्ञान देने के लिए मैंने लिख दिया था। इसका आपके ये मेंस जैसी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्री में बहुत कम चांस से आएगा। एम्पलीफाई 2.0 को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया, बताए। एम्पलीफाई 2.0 को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है, चलिए जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए, बताए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब, देखो एम्पलीफाई 2.0 इसे शहरी और विकास आवास विकास मंत्रालय, ठीक है। तो यहां पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, शहरी और आवास विकास मंत्रालय द्वारा एम्पलीफाई 2.0 को लॉन्च किया गया। अब देखो ये है क्या, देखो एम्पलीफाई का मतलब क्या है, देखो इतना पूरा लिखा है, असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म्स फॉर लाइवेबल इंक्लूसिव एंड फ्यूचर रेडी अर्बन इंडिया।
तो ठीक है, तो एम्पलीफाई का इतना बड़ा फुल फॉर्म बेसिकली अर्बन इंडिया से है, जहाँ पर चीज़ों को अच्छा बनाने के लिए और सारी चीज़ों को आपके जीवन के बेसिक चीज़ों को पूरा करने के लिए, उसके और साथ ही साथ भविष्य में दिक्कत ना हो उसको तैयार करने के लिए। ठीक है, इस पोर्टल का लक्ष्य एक ही प्लेटफॉर्म पर भारतीय शहरों से जुड़े, ठीक है, एक ही प्लेटफॉर्म पर भारतीय शहरों से जुड़े प्राथमिक डाटा जो भी है उपलब्ध कराना है। इससे फायदा क्या होगा, जब डाटा एक जगह होंगे, जो शिक्षाविद होंगे, शोधकर्ता होंगे और जो हितकारक होंगे, देखो डाटा बहुत बड़ी चीज होती है। आप देखो, जैसे हम प्रैक्टिस सेट रोज सुबह 10 बजे मैं क्यों कराता हूं, मैं बार बार कहता हूं कि रोज सुबह 10 बजे प्रैक्टिस सेट करो। यहां पर मैं ये क्लास लेकर के आ रहा हूं, थ्योरी ना पढ़ा करके क्वेश्चन फॉर्म में क्यों पढ़ाता हूं। क्वेश्चन फॉर्म में पढ़ाने का मेरी हर क्लास को आप देखोगे क्वेश्चन फॉर्म में होता है, क्यों, क्योंकि इससे आपका आकलन होता है। आप आकलन करके डाटा लेते हो कि हाँ मेरा ये पॉइंट सही है, मेरा ये पॉइंट वीक है, अच्छा मुझे इस सब्जेक्ट में अच्छे से तैयारी और करने की जरूरत है। ये सारे डाटा जब तुम इकट्ठा करते हो तभी तुम्हें पता लगता है कि हाँ यार इस सब्जेक्ट में मुझे 1 घंटा ज्यादा देने की जरूरत है रोज, वरना अगर ऐसे पढ़ूंगा तो इसमें मेरे नंबर नहीं आ रहे, तो तुम फिर उस सब्जेक्ट को 1 घंटा 2 घंटा ज्यादा देने लगते हो। तुम्हें लग रहा है यार सही है, अगर मैं इसे आधा घंटा कम भी करता हूँ तो मेरा फ्लो में ये अच्छा है और ये चल जाएगा, लेकिन छोड़ना नहीं है। तो ये डाटा तुम्हें कहां से आता है, खुद को करके ना, तो इसी प्रकार से ये डाटा पूरा आएगा। ठीक है, ये डाटा आएगा और ये नीतियां बनाने में मदद है। देखो अभी जो एम्पलीफाइड, अभी देखो वर्तमान में क्या है, 225 शहरी निकायों को जो इससे जोड़ा गया है और इस पोर्टल पर 150 शहरों के डाटा उपलब्ध है। तो 225 निकायों को जोड़ा गया और 150 शहरों के डाटा इस पोर्टल पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंद महासागर क्षेत्र यानी कि आपको पता है इंडियन ओशियन एरिया के तटीय देशों के प्रतिनिधियों के उच्च स्तरीय वर्चुअल इंटरेक्शन के पहले संस्करण को भारतीय नौसेना, देखो बहुत ही एक एक पॉइंट इस प्रश्न का कितना इंपॉर्टेंट, आप देखो एक एक पॉइंट पढ़ो। हिंद महासागर में है, तटीय देश मतलब जो भी उसके सीमा से लगते हुए देश है हिंद महासागर से, उनके वर्चुअल इंटरेक्शन यानी कि क्या वर्चुअली मिले हैं, उसके पहला संस्करण यानी कि अभी इसका पहला संस्करण की शुरुआत हुई है जो भारतीय नौसेना द्वारा यानी कि आपके इंडियन नेवी द्वारा, नौसेना द्वारा की गई। ठीक है, तो किया गया, जिसका नाम क्या है, अब बताओ उसका नाम क्या था, हिंद महासागर समुद्र सागर, उसका नाम क्या था बताइए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, देखो कितनी एक एक चीज से आप अंदाजा लगा सकते हो कितना है। ठीक है, तो देखो यहां पर जितने लोगों ने क्या जवाब दिया है, महासागर था। ठीक है, तो यहां पर जितनों ने क्या बी महासागर जवाब दिया है वो सही कह रहे। ठीक है, आइए और सारी चीजों को जानते हैं। यहां पर मेरी टाइम, इसका देखो मेरी टाइम हेड्स पर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ठीक है, ये जो है इसका था, इसकी थीम थी, क्या थी इसका थीम, देखो समान चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए सामूहिक समुद्री दृष्टिकोण। ठीक है, अब देखो ये इसका था, इसमें जो पार्टिसिपेंट देश, ये देखो ये जो चित्र देख रहे हो ना, इसमें जो पार्टिसिपेंट देश थे उनके देखो, इसमें से आपके इंडियन से बांग्लादेश भी है, भारत भी है, पाकिस्तान भी है। ठीक है, और आपका मॉरिशस भी इसमें दिख रहा है, मुझे श्रीलंका भी दिख रहा है, ओके केन्या भी दिख रहा है आप लोग का। इसमें सारी कंट्री जो है थी, ये नाम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, वो लोगो उसी, ये महासागर का लोगो इसी तरह से कुछ दिख रहा था, दिख रहा है ना आप लोगों को, दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, इसी तरह से था, देखो बांग्लादेश, कोमोरोस, केन्या, मेडासागर, मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशेल्स, श्रीलंका और तंजानिया के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, तो देखो भैया महासागर क्या था पता लग गया, इंडियन नेवी हुआ था, इंडिया द्वारा किया गया, वर्चुअल हुआ था, सारी चीजें, और किसके लिए था, हिंद महासागर से जुड़े देशों के लिए। तो कितनी इंपॉर्टेंट, कितनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिली है, था आपके उसमें क्या कहते हैं नोट्स में था, पढ़े थे, बहुत मुश्किल होगा ये सारी चीजें भैया, हवा में चलती है मुझे पता ना, और यही सब लेकिन पूछता है, पेपर उठा के देख लो ऐसे प्रश्न पूछ लेता है, क्योंकि उसको प्रश्न पता है। देखो आप जो यूपी पीसीएस की एग्जाम देने जा रहे हो या किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपसे ऐसी चीजों को पूछता है जो आपको अधिकारी के लिए जरूरी हो। ठीक है, वो एक अधिकारी के रूप में आपको चयनित करने जा रहा है कि आप एक अधिकारी के तौर पर किन चीजों को, क्योंकि आपको ये नहीं पता ना, अगर आप बहुत अच्छे हो गए तो हो सकता है आप आईएएस तो प्रमोट हो जाओ अगर सही उम्र में हो गया, और भगवान के दया से अगर आईएएस प्रमोट हो करके तुम सचिव भी बन जाओ तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि प्रमोशन तो होता ही भैया। 33% पोस्ट, आपको पता है या नहीं पता है, 33% पोस्ट आईएएस के जो है आरक्षित रहते हैं, जो प्रमोशन के थ्रू ही होते हैं। यानी कि 33% जो है प्रमोशन के थ्रू जो है हर राज्य से आईएएस बनते ही आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर तुम सही समय पे एसडीएम डायरेक्ट बन जाओ तो उम्मीद है अगले 6 से 10 साल में तुम आईएएस बन के आ सकते हो। ठीक है, ये भी तरीका है, समझ गए, तो ये आपको पता होना चाहिए।
यार्ड 12706 इम्फाल क्या है, बताओ नाम से यार, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आप समझ जाओगे। यार्ड 12706 इम्फाल क्या है, मिसाइल, मिसाइल विध्वंसक, टॉर्पीडो या कोई नहीं, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलो भैया, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया ना, ये देखते हैं। तो रक्षा मंत्रालय, समझ गए, इसका अनावरण किया। यह प्रोजेक्ट 15B, आपको पता है इंडिया में प्रोजेक्ट 15 हुआ, फिर 15B चल रहा है, ठीक है, 15A। इसमें देखो क्या होता है, चार, 15B में कुल 4 स्टील्थ गाइडेड मिसाइल बिंदवासकों में से ये तीसरा है। तो कुल 4 में से तीसरा आ चुका है, जिसका नाम भैया क्या है यहां पर, यार्ड 12706 इम्फाल, ये तीसरा है आपके 4 में से, ये तीसरा है, ठीक है। और जो प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत बनाया जा रहा है, यह देखो, यह सतह से हवा में मार कर सकती है। पोतरोधी मिसाइल, यानी कि जो आपके अगर मिसाइल आ रही है पोत पर, तो उसे क्या हवा में मार सकती है। टॉर्पीडो, मतलब टॉर्पीडो आप जानते हैं ना, जो आपके जाकर के हमला करता है, मिसाइल की तरह होता है लेकिन समुद्र में चलते, उसे टॉर्पीडो कहते हैं। अत्याधुनिक हथियारों से लैस और सेंसर इसमें लगे हुए हैं। तो ये भैया जो आपका यार्ड 12706 इम्फाल बना है, ये सारी चीजों से लैस है, प्रोजेक्ट 50B के अंतर्गत बना है। देखो इसे बनाया किसने, तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने जो है इसका निर्माण किया है। 15B का पहला नाम देखो, तीनों बता देता हूं। INS विशाखापट्टनम पहला था जो 2021 में आया था, ठीक है। और ये भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था, ठीक है। तो पहला भारतीय नौसेना शामिल में जो विशाखापट्टनम के नाम से था, 2021 में आया है। और 2023 में आपका इसका तीसरा जो आपका इम्फाल है, और चौथा भी जल्दी आ जाएगा, ठीक है। और इसमें ये सारी चीजें होती हैं, और इन सब का निर्माण मझगांव डॉक बिल्डर्स शिप बिल्डर्स द्वारा हो रहा है, जो पूरी तरह से रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है। ये नहीं, ये पूरा प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं, ये नहीं शिप बिल्डर्स मत समझ लेना रक्षा मंत्रालय, ठीक है। ध्यान समझना, वरना मेरे प्रश्न का कुछ अलग मतलब निकाल दो। भारत की तरफ से निम्न में से कौन सा इंटरपोल में देश का प्रतिनिधित्व करता है। आपको पता है इंटरपोल सुने होंगे। इंटरपोल का काम ये होता है कि विश्व की सभी जो उस देश के से हर देश से एक एक होते हैं, वो आपस में जुड़े होते हैं, और क्राइम को, जैसे मान के चलो कोई क्राइम इंडिया में हुआ, अब इंडिया को पता है कि वो क्राइम करने वाला किसी अन्य देश में गया, तो इंटरपोल की सहायता से वो मदद लेता है कि भैया ये है, ये इसका ट्रेस मुझे मिल रहा है कि इस देश में है, तो इस देश से कांटेक्ट करता है, उस देश वाले फिर इंडिया की सहायता करते हैं। ऐसे इंडिया अन्य देशों के लिए करता है। तो ये पूरा एक जो है सामूहिक संगठन है, जो इस प्रकार से काम करता है, एक दूसरे के यहाँ पर क्राइम को कम करने में सहयोग देने के लिए, या कुछ नई टेक्नोलॉजी उसे भी देता है, जिससे तुम अपने यहाँ पे सही सॉल्व कर सको। तो सारी चीजें इंटरपोल के जरिए ही होती है, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है। तो भैया देखो CBI, तो यहाँ पर इसका सवाल समझ लो कि इंटरपोल में हमारे देश से जो है प्रतिनिधित्व करता है, तो CBI करता है, ठीक है। आगे देखो क्या है, भारत ने 2023 में इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स कार्यक्रम के, क्या इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स कार्यक्रम का मेजबानी किया है, ठीक है। और इसमें 44 देशों ने भाग लिया। तो देखो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है CBI और ये सारी चीजों को जानना कि इंटरपोल क्या है, क्योंकि आपके भारत ने मेजबानी की है, तो भारत ने की तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। CBI एकेडमी इंटरपोल वैश्विक एकेडमी नेटवर्क में शामिल हो गई है, ठीक है। जो 2022 में क्या हुआ था, नई दिल्ली में 90वीं यानी कि 90 इंटरपोल महासभा की जो है मेजबानी भारत ने की थी। तो 2022 में भी जो हुआ था वो भारत ने किया था, जो 90वीं बैठक थी जो इंटरपोल की, वो इंडिया ने किया था। और देखो 2023 में इंटरपोल ने अपना 91वां, या भैया देखो 90 भारत ने किया था, तो 91वां ऑस्ट्रिया के वियना में हुई, जो इसकी शताब्दी वर्षगांठ थी। यानी कि 2023 में ये चीज और इंपॉर्टेंट हो जाता है, 2023 में इंटरपोल का शताब्दी वर्षगांठ है, इसलिए और भी ज्यादा ये प्रश्न आने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। इसके संबंध में मैंने ये बताया था इंटरपोल क्या होता है कैसा, मैंने अपनी जो सब थ्योरी क्लास, क्या नाम है, प्रैक्टिस क्लास होती है रोज सुबह 10 बजे, वहां पर इसके ऑफिस कहाँ है, ये सारी चीजों को वहां मैं ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूं, तो यहां मैं उसको दोहराने वाला नहीं हूं, इसीलिए कहता हूं भैया वो सारी क्लासेज आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। यहां चैलेंजिंग द राइज ऑफ ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स वियना घोषणा पत्र जारी किया गया, ठीक है। तो देखो ये जो 91वीं बैठक हुई थी आपके ऑस्ट्रिया के वियना में, वहां पर वियना घोषणा पत्र जारी हुआ है, जो यहां पर क्या, चैलेंजिंग द राइज ऑफ ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंतर्गत चीजें हो रही हैं, ठीक है। इसका मतलब समझ गया ना, ये कहना चाह रहा है कि जिस प्रकार से संगठनिक तौर पर
एक देश से दूसरे देश के चीजों में क्राइम की चीजें हो रही हैं। जैसे भारत नेपाल का देखो, ऑर्गेनाइज क्राइम होता नहीं है, ट्रांसनेशनल नहीं होगा, एक देश से दूसरे देशों में यहाँ क्राइम करके नेपाल भाग जाते हैं छिपने के लिए, ठीक है, या बांग्लादेश भाग जाते हैं। तो इन सबको रोकने के लिए जो है ये वियना घोषणा पत्र, वियना पत्र भी जारी हुआ है, ठीक है, जो आपकी 91वीं वार्षिक शब्दगांठ थी। संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के साथ एंटी टेररिज्म विषय पर बैठकों की मेजबानी 2023 में किस देश ने की? चलो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। चीन, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और भारत। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए फटाफट जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या है? चलिए भैया जवाब दे दो। जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, बहुत ध्यान से पढ़ेगा। भारत ने इस बैठक की मेजबानी की, तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है भैया प्रश्न। भारत ने जो है, जो 2023 में हुआ था, किसके लिए? एंटी टेररिज्म विषय पर। सब्जेक्ट क्या था? एंटी टेररिज्म विषय पर जो मेजबानी हुई थी वो भारत ने की थी 2023 की। आगे बढ़ते हैं, क्या है देखो, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ने इस संगठन की क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना, जो रैट्स के नाम से जाना था, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा कि रैट्स किससे जुड़ी संस्था है, तो एससीओ से जुड़ी संस्था, ठीक है। इसके संयुक्त अभ्यास का आयोजन भी किया था, ठीक है। किसने भैया? भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ने किया था। यहाँ रैट्स में होता क्या है? आतंकवादियों एवं उग्रवादियों द्वारा जो नई प्रौद्योगिकी और इंटरनेट का प्रयोग को किस प्रकार से उनके लिए आसान न बनाया जाए, उनको इंटरनेट से दूर रखा जाएगा, इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो ये सारी चीजों को यहां पर देखा जाता है। देखो देश कौन कौन से हैं समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है, मतलब कथन में आ सकता है या फिर आपको डायरेक्ट पूछ ले, पता नहीं। चीन, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस और क्या, कजाकिस्तान, ठीक है। कजाकिस्तान 2 बार मैंने लिख दिया शायद, और उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो एक बार ही कजाकिस्तान हो, क्योंकि कजाकिस्तान एक ही देश है, ठीक है। तो ये सारे देश जो है इसके जुड़े हुए हैं, जो रैट्स की बात हो रही है, जो यहाँ पर किसके लिए? एंटी टेररिज्म के विषय में, ठीक है, क्लियर। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का 8वां, जी भैया कौन सा 8वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया? बताइए किस देश में आयोजित किया गया? बताइए इन चारों में से इसका सही जवाब क्या होगा? कोरिया, गणराज्य, भारत, थाईलैंड या सिंगापुर? चलिए भैया जवाब दीजिए, देते रहिए भैया, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं संडे को जो स्पेशल क्लास होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, तो आप इसीलिए बहुत ही ध्यान से हर संडे को जरूर से जरूर मन से एकदम आया करें, क्योंकि यही बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, आइए देखते हैं। रॉयल थाई नेवी, क्या है? रॉयल थाई नेवी, ठीक है, यानी ने इसने थाईलैंड के बैंकॉक में इसका आयोजन किया गया। तो कौन सा भैया? थाईलैंड के बैंकॉक में। बैंकॉक नाम आप लोग को पता ही होगा भैया, काफी ज्यादा ये न्यूज में रहता है, खास करके जो है जो क्या कहते हैं, जब आदमी 30 साल से ऊपर का होने लगता है तो उसे बैंकॉक जो है ज्यादा अच्छी जगह हो जाती है, और 30 साल से पहले हम भारतीयों के लिए गोवा काफी अच्छी जगह होती है, ठीक है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, मतलब ये पॉइंट है। इसमें भागीदार देशों के नौसेना अध्यक्षों की संगोष्ठी, यानी कि ये जो आयोजन था इसमें जो इन सारे देशों के जो हिंद महासागर से लगकर नौसेना, उनके अध्यक्ष इसमें आए थे, जिसका 8वां संस्करण था ये, ठीक है। कोरिया गणराज्य की नौसेना को नए पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया, यानी कि कोरिया गणराज्य को, रिपब्लिक ऑफ कोरिया को इसमें नए पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया है। और इसी के साथ अब कुल 34 भागीदार देश हो गए, यानी कि इसमें कुल भागीदार देशों की संख्या 34 हो गई है, जिनमें क्या 25 सदस्य देश है और 9 पर्यवेक्षक हैं। तो यानी कि नए पर्यवेक्षक में जुड़ने के साथ पहले 8 थे, अब 9 हो गए, और कुल भागीदार देश अब 34 हो गए, ठीक है। 2022 में IMEX 22 नाम से, ध्यान से पढ़ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समुद्री अभ्यास का पहला संस्करण आयोजित किया गया, यानी कि इससे जुड़ा हुआ, इसके संबंध में कह रहा, ठीक है, इसके संबंध में जो नौसेना संगोष्ठी हुई इसका पहला संस्करण जो समुद्री अभ्यास का था वो कहा IMEX 22 नाम से 2022 में किया गया था, ठीक है। चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? वायु सेवा का युद्ध अभ्यास अस्त्र शक्ति 2023, क्या नाम है? अस्त्र शक्ति 2023 आयोजित हुआ, ठीक है, वायु सेवा का था, जिसमें भारत ने एकल फायरिंग यूनिट का उपयोग करके, क्या एकल फायरिंग यूनिट का उपयोग करके, ध्यान से समझिएगा, 25 किलोमीटर की रेंज पर एक साथ 4 हवाई लक्ष्यों को, जी भैया 4 हवाई लक्ष्यों को भेदने का प्रदर्शन करा। और इसी के साथ भारत विश्व का कौन सा देश बन गया जो एक साथ कई हवाई लक्ष्यों को भेज सकता है? मतलब 4 तो कम से कम भेज ही सकता है,
और किससे भैया, अस्त्र शक्ति 2023 जो है उसका अभ्यास का नाम था, जो वायुसेना द्वारा किया जा रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग खुद देखिए यार, पढ़ने की लालसा होगी तो ये सारे प्रश्न देख के कहोगे सर आप तो चुन चुन के लाते। जी भैया, इसीलिए मैं कहता हूं मैं डेली करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वो मैं ला सकता हूं, ठीक है, लेकिन डेली पढ़ाऊंगा तो डेली में मैं कैसे बता दूं इंपॉर्टेंट है, डेली में तो डेली इंपॉर्टेंट लगेगा ना। लेकिन होता नहीं कि ले आपसे वो क्रीम पूछता तो मैं क्रीम देना चाहता हूं, मैं क्यों फालतू का आपको छाछ ला करके दूं, जबकि छाछ वो पूछता भी नहीं है, कहता छाछ छोड़ो, जो वो जो वनडे एग्जाम्स वाले नहीं होते गरीब वाले, वो ले जाए छाछ, मैं तुम्हें क्रीम पूछूंगा, तो क्रीम हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं, ऐसा करने वाला वह विश्व का पहला देश बन गया, तो इंडिया के लिए बहुत बड़े गौरव, बहुत बड़ी बात है कि हम फर्स्ट कंट्री के रूप में निकले हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में से ठोक के लगा दो अपने जो है क्या नाम है नोट्स में, ठीक है, नोट्स में एक जगह जरूर बनाया करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको हर हाल में 3 से 4 बार रिवीजन करना होता है, बाकी तो रिवीजन 2-3 बार सब करना, लेकिन इसे स्पेशली तौर पर करो क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नोट्स बनाने के भी तरीके होते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है, आकाश शस्त्र प्रणाली। क्या है, आकाश शस्त्र प्रणाली, जो कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, संवेदनशील क्षेत्र एवं स्थान को हवाई हमले से बचाता है। जैसे आपके जो एयरपोर्ट्स हो गए, ऐसे संस्थान जहां आपको पता है कि यहां पर अगर हवाई हमला हो जाएगा तो हमारे देश को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, तो वहां पर उन मिसाइल्स को हवा में मारने के लिए ऐसी जो आकाश अस्त्र प्रणाली इसी का जो है वहां पर लगाए, तो मिसाइलों को हवा में मार देता है। जैसे आप देख नहीं रहे हो यार, इजराइल, अभी ईरान ने इजराइल पर ढूंढा तो हवा में ही सारे मिसाइल वहां पर क्या भुस हो गए थे, क्यों, इसी सब चीजों के साथ। डीआरडीओ ने, देखो यहां समझना, डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से डिजाइन किया, विकसित किया, यानी कि पूरा इंडिजिनसली ये डेवलप किया गया, जो डीआरडीओ ने किया है। इसे समझो, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कथन में पूछ सकते, ये ग्रुप मोड या ऑटोनॉमस मोड पर एक साथ कई लक्ष्यों को भेजने में सक्षम है। यानी कि ऑटोनॉमस मोड मतलब ये है कि ये कर दो कि ठीक है, ऑटोनॉमस जानते हो ना कि अपने आप, जैसे ही कोई देखेगा मिसाइल आ रहा है तो अपने आप मार देगा, ऑटोनॉमस हो गया। ग्रुप मोड, ग्रुप मोड में डाल दो कि जैसे 10-12 इकट्ठे आ रहे हैं, अब जैसे 4 कर सकते हो, 4 को ग्रुप मोड में करना तो 4 वाले मोड में कर दो, ग्रुप मारेगा। ऑटोनॉमस में एक एक करके आ रहा है तो ऑटोनॉमस में डाल दो तो एक करके मारेगा। तो ये दोनों तरह की सुविधा जो है इसमें है। क्या नाम है इसका, आकाश अस्त्र प्रणाली, ठीक है। चलो, विनवेक्स 2023 संयुक्त अभ्यास है, बताइए विनवेक्स 2023 संयुक्त अभ्यास क्या है, इसका जवाब दीजिए भैया, फटाफट बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, बताते चलिए, देखते हैं कितने लोग यहां पर सही जवाब देते हैं। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी भैया जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, देखो नाम से आपको चीजें क्लियर हो सकती हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो आप नाम से चीजें काफी हद तक क्लियर कर सकते हो। बताओ, तो यहां पर भैया मैं स्पेशली 9 महीने का जो यहां पर मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स करा रहा हूं, इसको आप लोग ध्यान समझिए, ठीक है। मैंने आप लोगों से ये चीज कहा हुआ है, अभी 9 महीने की शुरुआत मैंने यहां पर अक्टूबर को लेकर के की है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे क्लासेज आगे बढ़ रही हैं, धीरे धीरे इसमें दिसंबर, जनवरी, फरवरी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको ये धीरे धीरे पता लगेगा कि मैं महीने के बराबर आ जाऊंगा, फिर जो संडे को होता हो सकता है एक संडे को छोड़ के क्लास है, क्योंकि भैया मैं लाऊंगा क्रीम ही, मैं छाछ नहीं पिलाने वाला हूं आपको, ठीक है, ये जान लो। छाछ पीना उसके लिए आप जो कर रहे हो करो, वो बात अलग की है, क्योंकि मेरा मकसद है वो दो जो काम में है, फालतू की चीजें इतना बंडल नोट्स बना कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर तुम रिवीजन ना कर पाओ सब बेकार है, सब बेकार है। अगर आप रिवीजन करने की क्षमता नहीं रखते हो अपने नोट्स का, उन नोट्स को तुम अभी फेंक दो, कोई मतलब नहीं उन नोट्स का, बिना रिवीजन के नहीं निकलता भैया पेपर, 1000 बार कहता हूं। आइए, तो भारत और वियतनाम के बीच, तो यहां पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भैया, भारत और वियतनाम, यानी कि ए इसका सही जवाब हो जाएगा। विनवेक्स 2023 ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास, ठीक है। तो किस प्रकार का अभ्यास है भैया, सैन्य जो आर्म फोर्सेज के बीच होता है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन 2023, देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, आजकल ऐसे प्रश्न यूपी पीसीएस में तो पूछ रहा है, अभी मुझे आर राज्य आयोग का नहीं पता, लेकिन यूपी पीसीएस पूछ रहा है। खैर एमपी में मैंने नहीं देखा, बीपीएससी का तो अभी मुझे उतना सटीक आइडिया, मतलब देखो, और हाँ बीपीएससी का भी कैलेंडर आ चुका है भैया, ठीक है, बीपीएससी कैलेंडर आ चुका, सब लोग जुट जाओ, क्योंकि उन्होंने कह दिया भैया हम सितंबर में आपका पेपर कराएंगे, ठीक है, और उन्होंने कहा हम 1 साल के अंदर अंदर आपका जो है पूरी चीजें कर देंगे। इन्होंने पदों की संख्या तो नहीं बताई है, लेकिन डेट दे दिया कि आप लोग पढ़ना शुरू कर दो, धीरे धीरे वो सारी चीजें दे देंगे, ठीक है। चलो, तो यहां पे इसका सही जवाब क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा, चलो बताओ इसका, केवल एक, केवल 1 2, केवल 2 3, या फिर 1 2 3 तीनों, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा।
जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन 2023 के पक्षकारों जो दुबई में आयोजित हुई, तो कहाँ हुई थी भैया? दुबई में हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से होता है, सत्य कथन। आइए देखते हैं यहाँ की, देखो यानी तीनों कथन सही है। पहले तो ये जान के चलो कि ये 28वां सत्र था जो दुबई में हुआ था, ये पॉइंट सही है। इसी सत्र के दौरान क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकारों के सम्मेलन का 18वां था, इसी के साथ जो ये आप कौन सा 28वां सत्र था, इसी के साथ जो क्योटो प्रोटोकॉल का 18वां सत्र भी हुआ था, और पेरिस समझौते के पक्षकारों के सम्मेलन का 5वां सत्र भी आयोजित किया गया। यानी कि देखो इसके साथ 3 सत्र दुबई में आयोजित हुए थे, ठीक है। इस सम्मेलन में यूएई कंसेंसस नामक जो है समझौते को भी अपनाया गया। तो यूएई यानी क्या? दुबई में जो हुआ था, तो यूएई कंसेंसस भी साइन हुआ, तो यानी कि क्या? इसका डी इसका सही जवाब है, ठीक है। अभी यही नहीं, अभी बाकी है। मीम की याद आ गई? देखते हैं, ठीक है। क्या है इसमें? पेट्रोलियम और गैस जैसे अन्य जीवाश्म ईंधन की अनदेखी देखते हुए केवल कोयले के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम करने पर बल दिया गया। यानी कि जो ये दुबई में हुआ था, यहां पर ये चीज निकल के आई है कि ठीक है हम जीवाश्म ईंधन को कम करेंगे, लेकिन अभी हमारा लक्ष्य केवल कोयला है, बाकी चीजों को हम भविष्य में छोड़ देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखिए, यहां पर केवल कोयले को कम करने को लेकर के अभी सहमति बनी है। दुबई में जो आयोजित हुआ है, इसमें जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान आधिकारिक तौर पर हानि और क्षति कोष को, देखो भाई हानि और क्षति कोष जो आपको पहले बन गया था, लेकिन अब यहां से इसे अमल में लाया जाएगा, तो इसलिए ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला बैठक, क्योंकि यहां पर फाइनली हानि और क्षति कोष को अमल में लाए जाने की बात की गई है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से यहां के एक एक पॉइंट आपको प्रश्न दे सकता है भैया, इसलिए इसको एक एक पॉइंट, मेरी हर क्लास के हर जो मैं टॉपिक, देखो यहां मैं वही लिख करके लाता हूं ना जो इंपॉर्टेंट हो। अगर यहां पर लिखा हुआ मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा ना, मैं इसको क्यों लाऊंगा? बार बार कहता हूं क्रीम दे रहा हूं या छाछ में क्यों दूंगा भाई, मेरा क्रीम क्लास है, बताओ। देखो इसमें प्रति देश को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने में मदद करने के लिए इस कोष का गठन किया गया। यानी कि जो ये हानि और क्षति है, इसमें जो देश जलवायु परिवर्तन से प्रभावित है उनको इस कोष के जरिए पैसा दिया जाएगा। इसमें जलवायु परिवर्तन से होने वाले नकारात्मक प्रभाव जिन्हें रोका नहीं जा सकता, मतलब ऐसा है कि ये प्रभाव ऐसे हैं जिन्हें हम कम नहीं कर सकते, तो उसके लिए जो है ये मुआवजा के तौर पर, जी भैया ये एक मुआवजा के तौर पर ये हानि और क्षति कोष से पैसा दिया जाएगा। जिससे क्या होगा बेसिकली, क्योंकि ये रोक नहीं सकते तो क्षति अस्थायी रूप से होने वाली है, तो मुआवजे के रूप में इसे देगा, ठीक है। ये उन देशों को दिया जाएगा, देखो किन देशों को? विकासशील के साथ साथ क्या? जिनका कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम है और जो जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव से सबसे अधिक पीड़ित है। अर्थात कार्बन फुटप्रिंट मतलब क्या है कि वहां से प्रति व्यक्ति अगर कार्बन उत्सर्जन देखा जाए कम है, कि वहां कार्बन उत्सर्जन उतना नहीं हो रहा, लेकिन इसके बावजूद वो जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी गलती नहीं है, कोई और दूसरा देश भैया अपने यहाँ के डेवलपमेंट के लिए चीजों के लिए कर रहा है, लेकिन उसका नुकसान ये सह रहे हैं। तो इसके लिए इस कोर्स को बनाया गया कि आपको अगर हमसे ये गलती हो रही है भैया, आपको ये नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है हमसे गलती हुई, इसकी माफी के रूप में हम मुआवजा आपको देते हैं, आप करिए। अब मुआवजा देने वाला सोचेगा हम करेगा, नहीं भैया आप अगर इसे ऐसे करते रहेंगे तो आपको भी तो नुकसान पहुंचेगा। और आज देखो जो बड़े बड़े देश है वहां पर पर्यावरण को लेकर के बहुत ज्यादा जागरूकता है। यूके, आपके जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज देख लो, आपको अमेरिका देख लो, कनाडा देख लो, यहां पर प्रोडक्ट्स जो खाते हैं ना वो ऑर्गेनिक खेती की चीजों को बहुत प्रीफर कर रहे हैं। आपका इंडिया से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो होता है वो कहाँ बहुत ज्यादा जो है आपके इन्हीं कंट्रीज में जा रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो पर्यावरण को समझ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें एक अलग लेवल की अब चेतना आ गई है पर्यावरण को लेकर के, समझ रहे हो। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और पर्यावरण ऑर्गेनिक खेती के बारे में मैंने आपको उसी प्रैक्टिस क्लास में बताया हुआ कि भारत कौन से नंबर पर है, क्या है, कैसे है। नहीं, पिछली क्लास, ठीक क्लास नंबर 3 में, किसी करंट अफेयर्स के क्लास नंबर 3 में मैंने आपको ऑर्गेनिक खेती के बारे में बताया हुआ है कि भारत का क्या पोजीशन है, कैसा है। देखो क्लास, देखो सारी चीजें भैया छान छान के एकदम लेकर के आता हूं, लेकिन आप लोग नहीं पढ़ोगे तो मैं क्या करूं। यूएई के साथ किस देश ने COP28 के दौरान ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम पर उच्च स्तरीय कार्यक्रम में संयुक्त रूप से मेजबानी की? चलो बताओ भैया, फटाफट जवाब देते रहिए। क्लास भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, सारी क्लास आप लोग को देखनी चाहिए। इसकी मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी आपको बना दी है। केवल यही नहीं, पॉलिटी की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। यूपी PCS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्या प्लेलिस्ट बनी हुई है। सारी चीजें हैं भैया, पढ़ो, आपके ऊपर है, जो चाहोगे सब मिलेगा।
बस आपके अंदर पढ़ने की अगर दृढ़ता है तो मेरे अंदर पढ़ाने की दृढ़ता है, ठीक है। आप अगर 6 घंटा पढ़ना चाहोगे तो मैं 8 घंटा आपको पढ़ा के दूंगा कि तुमसे कम मेहनत नहीं करूंगा, ठीक है। चलो बताओ, तो यहाँ पर जितने लोगों ने इसका सही जवाब किया भारत और यूएई, ठीक है, तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या भारत और यूएई ने मिलकर के सीओपी 2028 के दौरान जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम था इसकी संयुक्त रूप से क्या की थी भैया, संयुक्त रूप से मेजबानी की थी, ठीक है। ओके, क्या नाम था, ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, ठीक है, इसकी शुरुआत की है। यह आपसी संवाद, सहयोग तथा नवीन पर्यावरण कार्यक्रम और साधनों के आदान प्रदान के लिए अंतरराष्ट्रीय मंच के रूप में काम करेगा। मतलब हम चीजों को आदान प्रदान करेंगे, किस प्रकार चीजें किया जाए इसमें देखो, निजी उद्योग, प्राइवेट इंडस्ट्रीज, व्यक्तियों द्वारा स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्रवाइयां, ठीक है, जैसे वनीकरण, जल संरक्षण को प्रोत्साहन किया जाएगा। यानी कि अगर इंडिविजुअल व्यक्ति ऐसा करना चाहता है या प्राइवेट सेक्टर से कुछ लोग ऐसा करना चाहते हैं तो उन लोगों को जो है इस क्या नाम है ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव के जरिए उनको सुविधा दी जाएगी, उनको हेल्प किया जाएगा कि आप इस चीज को प्रोत्साहित करें, ठीक है। देखिए क्या होता है, कभी कभी चीजों को व्यक्ति नहीं चाहेगा तो सरकार नहीं कर सकती। आप इंडिया के एग्जांपल ले लीजिए, इंडिया में क्या होता है, चीजें बहुत अच्छी बना दी जाती है लेकिन यहाँ के लोग बदतमीजी करते हैं। तो अच्छी अच्छी चीज, ऐसा नहीं कि आज के लिए अच्छी ट्रेन चल रही है। राजधानी कब चली है, राजधानी कब चली है, राजधानी की जो एवरेज स्पीड है, अगर आज रेलवे सही से है तो राजधानी की आज भी एवरेज स्पीड 160 से 180 हो सकती है। आपकी ये कितनी चलती है यार, जो अभी वंदे भारत आई, इसकी एवरेज स्पीड कितनी है, इसकी एवरेज स्पीड 180 के आसपास ही तो बैठ रही है। राजधानी को भी आप इतना दौड़ा सकते हो। बस ये है कि सरकारें थोड़ा सा, हमारे राजनीति बहुत गंदी है। राजनीति चक्कर में अगर हम शताब्दी को अच्छा कर देंगे तो लोग कहेंगे तुमने क्या किया, शताब्दी पहले चल रही है। इसीलिए वो अलग लेकर के आते हैं कि लोगों का परसेप्शन बने, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वंदे भारत का टिकट जितना महंगा, शताब्दी से बहुत महंगा है भाई, बहुत महंगा टिकट। टिकट भी तो देखो, चीजें एक तराजू मत तौला करो, चीजें तौला करो सभी चीजों पर। टिकट क्या रेट है, कितने घंटे पहुंचा रहा है, सुविधाएं कैसी है। मतलब तुम्हें कुछ खाना दे करके, एक अच्छी सीट दे करके तुमसे 1.5 गुना 2 गुना ज्यादा किराया ले रहा है शताब्दी से, तुम्हें फ्लाइट बराबर चार्ज कर रहा है वो। ये भी तो तुलना करो। तो वंदे भारत को मैंने हर तौर पर देखा, शताब्दी कंपेयर मुझे ज्यादा महंगा लगा, ठीक है। बाकी आपकी अपनी सोच, ये सारी चीज समझ गए ना, आगे बढ़ते हैं। ये सब बातें मैं करता हूं क्योंकि आप एक नागरिक के तौर पे, मैं एक शिक्षक तो जो मेरे पास जानकारी मैं शेयर करते थकता नहीं हूं। आपकी अपनी दिमाग, अब उसे आप अपने तर्क से कितना सही मानते कितना गलत मानते, वो आपका भी तर्क है क्योंकि आप भी पढ़ रहे हैं। और तर्क तब और अच्छे से काम करता है जब आप दूसरे के तर्क को सुनते हैं, ये चीज जान लेना। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री द्वारा 2023 के लिए, ठीक है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री द्वारा क्या है, सक्रिय भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट, ये रिपोर्ट आई है। इसके संबंध में सत्य कथन आपको बताना। चलिए यहाँ पर 2 ही कथन है, बताइए, केवल एक, केवल 2, कौन नहीं, या फिर जो है बताओ, जवाब दो भैया। बहुत ही आसान सा प्रश्न बताओ। चलो काफी लंबी क्लास हो गई है, चलो अगले 10 मिनट में क्लास खत्म कर देता हूं, बस खुश। चलो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब किया पूरा पढ़िए, यहाँ पे इसका सही जवाब केवल एक होगा। पहले देखो, बाकी आगे चीजें मैं बताता हूँ, ठीक है। क्या है, केवल एक है, यानी कि क्या है, कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण में 2023 में 22 की तुलना में 2022 की तुलना में बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। यानी कि हमारे जो भूगर्भ है उसमें बढ़ोतरी हुई है 2022 की तुलना में। लेकिन देखो, ये बढ़ोतरी की बात किया गया था पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश में, तो ये पॉइंट गलत है भैया, ये बढ़ोतरी यहां नहीं देखी गई है। आइए जानते हैं और भी डिटेल में इस स्लाइड में। कितना 2022 में इतना कितना 437.6 बिलियन घन मीटर था, जो 2023 में कितना हो गया 449.048 बिलियन घन मीटर हो गया। यानी कि बढ़ोतरी अच्छी खासी हुई है क्योंकि बिलियन घन मीटर में हुई है, ठीक है। प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, असम, तेलंगाना, यानी कि यूपी वहां पर जो दिया था वो नाम गलत है, ठीक है, इसीलिए गलत हुआ। बाकी टॉप 2 ऐसे ही देखो, ये क्रम है, इसे देख लो, इसे पढ़ लो। मतलब यूपी इसमें कहीं नहीं है, सुधार में यूपी कहीं नहीं है, ठीक है, ये चीज आपके दिमाग में आ गई। चलो, विभिन्न राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 6553 आकलन इकाइयां हैं। मतलब जो आकलन किया जाता है उसमें कुल 6553 आकलन इकाइयां ली जाती हैं। इनमें से 736 इकाइयों को अति दोहित इकाई के रूप में वर्गित किया गया। मतलब वहां से कुछ ज्यादा ही पानी निकाल लिया गया जितना जरूरत नहीं था, ठीक है। 6553 में से 736 अति दोहित है। 2022 में अति दोहित की संख्या 1006 थी, यानी कि अति दोहित इकाइयों की संख्या में कमी आई है। इस प्रकार 40.2% की कमी आई है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझना चाहिए। जनरल नॉलेज के लिए समझ लो या मेंस आंसर राइटिंग में काम आएगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। भारत विश्व भर में भूमिगत उपयोग जल का उपयोग करने वाला प्रथम देश है। दूसरे नंबर पर अमेरिका है और तीसरे नंबर पर चीन है। देखो आपके लिए क्यों ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप यहाँ पे पढ़ रहे हो कि इस साल न्यूज में बहुत ज्यादा क्या है कि सूखा आ रहा है शहरों में, बेंगलुरु ले लो, चेन्नई ले लो। क्यों? तो ये सूखा जब आ रहा है तो उसका मेन कारण के ग्राउंड वाटर भी हमारे यहाँ बहुत कम हो गया। तो इन सब चीजों को जानना जरूरी है, क्योंकि ये सब चीज जब तुम जानते रहोगे तो प्रश्न में चाहे जहां से घुमा के आ जाए, तुम्हारा अपना तार्किक, तुम्हारा अपना एनालिसिस बता देगा कि यार ये चीज मैंने पढ़ी थी इस बेसिस पे, तो यही ऑप्शन सही होगा। ये यकीन मानो, ये बहुत हेल्पफुल होता है ऐसी ऐसी पढ़ाई, कभी भी देख लेना। ठीक है, तीनों मैंने बता दिया। मतलब एक चीज और जान लो, मतलब भारत जितना भूगर्भ जल यूज करता है ना, वो अमेरिका और चीन जितना भूगर्भ यूज करते हैं उससे भी अधिक उन दोनों का मिला दोगे तब भी उससे ज्यादा भूमिगत जल उपयोग करता है। ठीक है, यहां देखो UNUEHS की एक रिपोर्ट के अनुसार जो आपका संपूर्ण उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, जी भैया, इसमें वर्ष 2025 तक भूजल उपलब्धता गंभीर रूप से होगी। यानी कि एक रिपोर्ट आई, उसमें कहा गया जो आपका उत्तर पश्चिम क्षेत्र है भारत का, 2025 तक वहां पर भूजल उपलब्धता बहुत ज्यादा दिक्कत करने वाली। और यह भी कहा गया है, यहां पर एक राज्य का नाम लिया गया पंजाब, अगर आपको नहीं दिख रहा है मैं बोल रहा हूं, इसमें लिखा है कि पंजाब में 78% कुओं का जो है अत्यधिक दोहन किया गया है। मतलब यहां के कुओं का जो है 78% कुएं यहां पर ऐसे हैं जो अति दोहित के क्षेत्र में आ चुके हैं। ठीक है, तो सोचो कितनी बड़ी दिक्कत है। इसीलिए वहां पर सरकारें जो है और राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें कह रही हैं कि भैया आप जो खेती कर रहे हो उससे हटो, प्लीज हटो। आप जो गन्ना बो रहे हो, धान बो रहे हो, ये आपके लिए अब सही नहीं है, क्योंकि वहां पानी का जल निम्न होता जा रहा है, आपके लिए दिक्कत कर देगा, वरना आप जीवन जीने के लिए पानी नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए वहां सरकारें बहुत ज्यादा चीजों को कोशिश कर रही हैं। अगला प्रश्न है, यूएनसीडी की रिपोर्ट ग्लोबल ड्राफ्ट स्नैपशॉट 2023 के अनुसार बताओ सत्य कथन क्या है। चलो यार, दो ही कथन है, बताओ फटाफट। ठीक है, बस अब तो 5-7 मिनट और क्लास बची है, खत्म हो जाएगी। 5-7 मिनट और क्लास खत्म। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, आइए देखते हैं। दोनों चीजें पढ़ लो कि नहीं पढ़ लिया आप लोगों ने, आइए देखते हैं क्या इसका सही जवाब। देखो केवल 2 सही है, यानी कि पहले आप लोग ये समझ लो कि पहला कथन तो गलत है, पहले ये जान लो, केवल दूसरा कथन सही, यानी सही जवाब ए हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब ए हो जाएगा। तो ये दिमाग में तुम बैठा लिए ना कि 14 गुना अधिक होती है। चलो अब देखते हैं और भी ज्यादा डिटेल में। भारत सहित कम से कम 23 देशों ने राष्ट्रीय या उपराष्ट्रीय स्तर पर सूखे की आपात स्थिति घोषित की है। मतलब ये रिपोर्ट आई थी, इसमें यह बताया गया कि भारत जैसे 23 देशों ने, ठीक है, अपने देश में सूखे को लेकर के या तो उसे राष्ट्रीय स्तर की जो है आपदा घोषित किया था या उपराष्ट्रीय स्तर का, मतलब जो है लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब सूखा होता क्या है, जब किसी क्षेत्र में प्राप्त वर्षा उसके दीर्घकालीन औसत के 25% तक या उससे कम होती है, तब मौसम संबंधी सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, मतलब जो मौसम यानी बारिश ना होने को सूखे की स्थिति कब होगी, जब उसके पूरे औसत का 25% उससे कम बारिश हो। ठीक है, भारतीय मौसम विभाग, समझो, जलवायु खतरे एवं सुभेद्यता एटलस, ठीक है, के अनुसार 87% जिले, ये आपके इंडिया के बारे में बता रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 87% जिले और 99% जनसंख्या ये मध्य सूखे से लेकर के गंभीर सूखे के प्रति क्या है, सुभेद है। मतलब ये उस कैटेगरी में आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये डाटा। देखो ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मेंस आंसर राइटिंग के लिए, मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इसे लिखते चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 27% जिले और 32% जनसंख्या सूखे के प्रति अत्यधिक सुभेद है। मतलब ये हो गया मोस्ट वाला जोन, और ये हो गया आपका क्या, मॉडरेट। ठीक है, मॉडरेट जोन हो गया, ये आपका मोस्ट जोन हो गया जो अफेक्टेड है सूखे को लेकर के। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो भैया, सेकंड लास्ट प्रश्न आज का, किस देश ने आर्कटिक के लिए पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है। अभी किसी देश ने अपने देश का पहला, मतलब इन चारों में से एक देश ने अपने देश का पहला शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है जो आर्कटिक के लिए। ठीक है, आर्कटिक अंटार्कटिक की दो है, तो आर्कटिक के लिए शीतकालीन। जैसे आपको पता है शीतकालीन भैया वहां पर देखो तुम रह नहीं सकते हो, तुम्हें पता है कि वहां तो धूप ही नहीं दिखाई देगा, और शीतकालीन वहां पानी पीने के लिए भी कैसे करोगे, टेम्परेचर पोल पे अभी भी चले जाओ, यहाँ इतनी गर्मी है, वहां देखोगे अभी भी तुम्हें मौसम सुहाना लगेगा, क्योंकि पोल की बात ही अलग है। आप पढ़े होगे हवाओं का भी असर होता है। आइए देखते हैं क्या है। तो भैया भारत, तो यहां पर जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है, भारत। ठीक है भैया, तो सी इसका सही जवाब भारत देश ने अपना पहला शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है, किसके लिए, आर्कटिक के लिए। ठीक है, जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत होगा, पोलर एंड क्रायोस्फीयर योजना। जी भैया, ये एक योजना थी जिसके अंतर्गत पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के लिए, जी भैया, दोनों ध्रुवों के लिए भारतीय वैज्ञानिक ये जो है वहां पर जाकर के क्या करेंगे, अपना रिसर्च करेंगे। ठीक है,
यह अभियान राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र के माध्यम से आयोजित होते हैं। तो पोलर एंड क्रायोस्फीयर योजना जो है राष्ट्रीय ध्रुवीय समुद्री अनुसंधान केंद्र के माध्यम से आयोजित होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो भाई आज का आखिरी प्रश्न बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताइए भैया। देखो ये हर संडे को सुबह 10 बजे ऐसी क्लास चलती रहेगी, ठीक है, जब तक धीरे धीरे मैं आप लोग को इसके पूरे बराबर में ला करके खड़ा कर दूंगा, क्योंकि अभी आप लोग का जब भी पेपर होगा, अभी तो 3-3 महीना यार, 3-3 महीने में हर संडे में 4 क्लास, ठीक है, हर वीक में 4 क्लास, 4 क्लास में तुम मेरे अगर तुम मैं कहा तो मेरे 500 प्रश्न अगर तुम कर लोगे ना, 500 प्रश्न, ज्यादा नहीं, ठीक है, 500 प्रश्न करा दूंगा, बहुत है। अभी मैं बहुत ज्यादा इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं कि आप खुद नहीं पढ़ना चाह रहे। जब तक आपके दिमाग में ये नहीं होगा ना कि पेपर आ गया, पढ़ना जरूरी है, तो तुम भी 100-50 प्रश्न करते करते थक जाओ, कहोगे बाद में पढ़ेंगे। अब ये 25 प्रश्न करने में कितने लोग थक गए होंगे, कहेंगे बाद में पढ़ेंगे, मुझे पता है ना, इसीलिए मैं उस हिसाब से पढ़ा रहा हूं जो तुम पढ़ सको। मैं अभी बर्डन इसीलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी बहुत पढ़ा दूंगा, पढ़ोगे है ही नहीं, मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी, फिर बाद में तुम लोग कहोगे सर था ही नहीं, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा लेकिन फिर भी तुम्हें नहीं, क्योंकि मन नहीं है ना, जब तक मन नहीं कहां से। तो इस आखिरी प्रश्न का यहां पर इसका सही जवाब क्या है, किस रिफाइनरी से भैया चक्रवात की वजह से वहां तेल के रिफाइनरी में रिसाव हुआ है, तो चेन्नई भैया, यहां पर देखो चेन्नई, क्या होगा, चेन्नई में भैया वहां की रिफाइनरी से रिसाव हुआ था, जो चक्रवात आया था। दरअसल चेन्नई का एक क्षेत्र एन्नोर क्षेत्र, यहां पर तेल का जो है रिसाव हुआ था, जैसे चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड रिफाइनरी जो 20 वर्ग किलोमीटर तक फैल गया था, कितना, 20 वर्ग किलोमीटर तक ऑयल का रिसाव हो गया था। देखो ऑयल जैपर एवं ऑयली बोरस, ये एक जान लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दरअसल क्या होता है ना, ऑयल जैपर और ऑयली वेरस, ये क्या करते हैं, जैसे तेल रिसाव हो गया आपका, तो उससे क्या होता है आपको पता है, समुद्री जीवन को बहुत दिक्कत होती है। तो ये दोनों जो आपको ऑयल जैपर और ऑयली वेरस है, ये तेल की जब समस्या होगी तो उससे क्या करेंगे, उसमें जो आपके तेल पर जो ये जो उस पानी पर जो तेल की सतह होगी उसे क्या करेंगे, उसे CO2 और जल में परिवर्तित कर देंगे, ठीक है। ये दोनों की सहायता से उसे क्या करेंगे, CO2 और जल में परिवर्तित कर देंगे, इससे यानी कि जो समुद्री जल जीवन को नुकसान होना हो नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड और जल में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो सोचो कितनी अच्छी चीज हो जाएगी, आप समझ रहे हैं ना। तो ये दोनों जान लेना कि ऑयल जैपर और ऑयली बोरस क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसीलिए कहता हूं हर वो चीज पढ़ाता हूं जो आपके लिए जरूरी है भैया, वो इन्फॉर्मेशन देता हूं जो प्री से लेकर के मेंस तक लेकर इंटरव्यू तक काम आएगा। तो ऐसी क्लासेस के लिए आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। बार बार कहता हूं जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लो, और बार बार कहता हूं अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लो, क्योंकि देखो ये जो बेल आइकन होता है ना दोस्तों, अगर जब तक तुम लोग इसे नहीं दबाओगे तब तक यूट्यूब भी नोटिफिकेशन जल्दी नहीं भेजता, ठीक है। आप इसे 2 क्लास देखे, तीसरा चौथा नहीं देखोगे तो नहीं भेजेगा, लेकिन आप बेल आइकन को ऑन कर दोगे तो जरूर जरूर भेजेगा, क्योंकि ये तो अभी शुरुआत, अभी पूरी फिल्म बाकी है यार। अभी तो मैं बता रहा हूँ बहुत स्लो चल रहा हूँ, ठीक है। अभी तो बहुत सब्जेक्ट्स की मेरी नैया आप लोग की पार लगानी है। क्यों, क्योंकि अभी डेट चीजों को लेकर के थोड़ी चीजें साफ नहीं हो रही है, लेकिन इसे मैं बंद करने वाला नहीं हूँ, चाहे जो हो जाए। बाकी जो सुबह 10 बजे डेली प्रैक्टिस सेट होती है वो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर सारी चीजें आप लोग के लिए यहाँ पर लाई जाती है। तो इस साथ अपनी बाड़ी को यहीं विराम दूंगा, फिर मिलूंगा कल सुबह 10 बजे। जी भैया, कल सुबह फिर से 10 बजे मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टाटा, सी यू। और जाने से पहले अगर अभी तो मैं यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं कर दे, लाइक करना ना भूले, और हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, उनसे पूछिए क्लास कैसी लगी, क्योंकि आप तक शेयर नहीं करेंगे तब तक आपके दूसरे लोगों को कैसे पड़ेगा। छोटा चैनल है, आप लोग के सहयोग से बड़ा होगा, क्योंकि मेरी तो इच्छा बड़ी होने की है, लेकिन आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। तो जरूर जरूर सहयोग करें और शेयर करने में मदद करें। बाय।